हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। आज यहाँ पर एमपी करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जो कि एग्जाम पीडिया के माध्यम से हम जो है लगा रहे हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था, हमने कुछ टॉपिकों की जो है बात कर ली थी। आज हमारे बाकी के टॉपिक आगे बात करेंगे। तो पार्ट 1 जो आपका आपने देखा है, जिसमें हमने नियुक्ति, मंत्रिमंडल, आयोग परिषद, व्यक्ति निधन, चर्चित स्थल एवं प्रतिमाएं और अभियान पहल के बारे में 8 चैप्टर तक अभी तक हम बात कर चुके थे। अब आप सर कहोगे आगे के सर क्या आएंगे, तो अभी 9-10 ये सब अभी नहीं आएंगे। 22 नंबर चैप्टर से जो है हम बात करेंगे। तो 22 नंबर चैप्टर में हम ऊर्जा परिदृश्य के बारे में, परिवहन संचार के बारे में, विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में, पर्यावरण पारिस्थितिकी के बारे में, नदी जोड़ो परियोजनाओं के बारे में, मध्य प्रदेश में शिक्षा के बारे में, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के बारे में, और आज का हमारा अंतिम होगा पर्यटन एवं कला संस्कृति के बारे में। तो 22 से लेके 30 चैप्टर तक हम जो है आज की पार्ट 2 में जो है आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश में ऊर्जा की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में ऊर्जा भाई किस तरीके से चल रही है, किस फॉर्मेट में चल रही है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको थिकनेस को कर लेते हैं कम, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, और हम स्क्रीन को कर लेंगे जूम, आपको दिखाई दे। जब तक चैनल को एक बार आप नए हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश में ऊर्जा चैप्टर की अगर हम बात करें, ऊर्जा एनर्जी की बात की जाए, इस चैप्टर में बात करेंगे। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने मोबाइल एप्लीकेशन विद्युत मित्र के नाम से विकसित किया है। तो देखो कितना अच्छा निकल आया कि विद्युत ई मित्र क्या है या विद्युत मित्र क्या है। तो आप कहोगे एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। बी मित्र ऐप जनता का ऑडिट जनता के द्वारा जनता के लिए यह सिद्धांत पर काम करता है, जो कि पूरे देश में विद्युत चोरी की रोकथाम के उपयोग के लिए लागू किया गया है। मुरैना शहर में पहली बार सोलर प्लस स्टोरेज विकास परियोजना के माध्यम से ₹2.70 प्रति यूनिट की दर से बिजली प्राप्त होगी, जहां पर ई रिवर्स ऑप्शन प्रक्रिया से प्राप्त यह प्रति दर यूनिट दर जो देश में न्यूनतम है, सबसे कम जो है मुरैना में ही देखने को भी मिल रही है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने सुरक्षा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नया मानक स्थापित किया है। शहडोल डिवीजन प्रदेश का पहला ऐसा डिवीजन बन गया है जहां न केवल सभी सुरक्षा नियमों का कठोरता से पालन किया जा रहा है, बल्कि प्लास्टिक फ्री भी घोषित किया जा रहा है। तो शहडोल डिवीजन, ध्यान रखिएगा, हर पॉइंट इंपोर्टेंट है, हर पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखो। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के सहयोग से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मैनेट भोपाल के बीच में एक समझौता हुआ। इसके अंतर्गत मैनेट में सेंटर ऑफ मिशन ऑन एनर्जी ट्रांजिशन ऊर्जा परिवर्तन मिशन केंद्र का शुभारंभ किया गया है, जो कि स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा पर शोध के लिए किया जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो भोपाल में है और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के बीच में समझौता हुआ, किसके लिए हुआ है? तो नवीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के लिए किया गया है, जिससे स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा को शोध की जा सके। नेक्स्ट है, राज्य मंत्रिपरिषद के द्वारा मध्य प्रदेश में पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत संचालित 5 यूनिट है ना, 5 यूनिट गांधी सागर में और 4 यूनिट राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह के नवीन एवं आधुनिकीकरण के लिए मध्य प्रदेश के द्वारा अनुमोदन राशि को भी प्रदान किया जा रहा है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के द्वारा अपने सभी स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट MPCZ मोबाइल ऐप को भी लॉन्च जो है किया गया है। इससे बिजली की खपत प्रोफाइल और अकाउंट की जानकारी देखने में सुविधा होगी। मुरैना जिले के ही पिपरसेवा में GH2 सोलर लिमिटेड की हाइड्रोजन निर्माण इकाई का भी उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई की 210 मेगावाट क्षमता की यूनिट नंबर 5 ने 1 अक्टूबर 2024 से लगातार संचालन करते हुए 305 दिनों में पिछले रिकॉर्ड विद्युत उत्पादन से भी अधिक उत्पादन किया है। तो पूछा जा सकता है कहां की कंपनी है, तो अमरकंटक ताप विद्युत गृह सिंचाई की क्षमता है। मंत्रिपरिषद के द्वारा मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की बिजली मांग की अवधि एक दूसरे की पूरक होने के कारण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने यहां पर विद्युत प्रदाय के लिए 2000 मेगावाट सौर पार्क एवं 1000 मेगावाट कंपोजिट ऊर्जा भंडारण परियोजना के लिए भी स्वीकृति की है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में बिजली मांग की आपूर्ति के लिए कौन 2 राज्यों के बीच में समझौता हुआ, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच में समझौता हुआ है। यह परियोजना दोनों राज्यों के पृथक 6 महीने के लिए जो है बिजली उपलब्ध करवाती है। तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन बन सकता है कि कितने महीने के लिए, भाई 2 राज्यों के बीच समझौता हुआ है तो कैसे किया गया, तो 6 महीने के लिए यहाँ पर जो है बिजली को आवंटन करवाती है।
नेक्स्ट आता है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्य क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं जो कंज्यूमर्स हैं उनको अब मात्र 5 रुपए में नवीन घरेलू कनेक्शन उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया है। ग्रामीण जन नवीन कनेक्शन के लिए आवेदन सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं या फिर कंपनी का टोल फ्री नंबर 1912 पर भी कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, हम बता देते हैं। हमारे चैनल पर एमपीजीके के लिए 2 बुक को हम कवर कर रहे हैं। पहली बुक आपकी आती है सिलेक्शन तक, जिसकी पूरी बुक को हम वीडियो के माध्यम से लगा रहे हैं। दूसरी आती है परीक्षा धाम। परीक्षा धाम को भी अगर बात की जाए तो पूरी बुक को कवर कर रहे हैं। ये आपकी डिटेल्स वाइज है, ध्यान रखिएगा, डिटेल्स वाइज चल रही है। ये आपकी एमसीक्यू वाइज चल रही है। तो परीक्षा धाम की यूनिट 10 भी आ रही है, लेकिन यूनिट 10 उन्हीं को देखने को मिलेगी जो मेंबरशिप ले लेंगे यूट्यूब चैनल पर। बाकी आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम है यूपीएससी नेट, और यहाँ पर आप लोग मल्टीपल टेस्ट सीरीज, वीडियो, पीडीएफ सारी चीजों को जो है डाउनलोड कर पाओगे। बात करेंगे मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी से सतपुड़ा ताप विद्युत गृह में 250 मेगावाट क्षमता की सतत और निर्बाध विद्युत उत्पादन करने में सफलता हासिल कर ली है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 10 किलोवाट या उससे अधिक स्वीकृत भार वाले उपभोक्ताओं की समस्याओं को शीघ्र समाधान करने के लिए 1912 क्विक डेस्क हेल्पलाइन की शुरुआत की है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वित्त वर्ष 24-25 में विद्युत प्रणाली के संचालन में प्रदेश के पारेषण नेटवर्क ने 1,01,39.88 मिलियन यूनिट ऊर्जा का सफलतापूर्वक संचालन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.2% से अधिक है। 2024-25 में प्रदेश के विद्युत क्षेत्र में पारेषण उपलब्धता 99.47% तक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने एमपी ट्रांसको ने 400 केवी सब स्टेशन जुलवानिया में नेवाड़ क्षेत्र का पहला और प्रदेश का तीसरा 500 मेगावाट का क्षमता पावर का ट्रांसफार्मर भी स्थापित किया हुआ है। प्रदेश के 405 नगरीय निकायों में कंपोजिट्स इकाइयों के माध्यम से गीले कचरे का और 360 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज के माध्यम से सूखे कचरे का प्रसंस्करण जो है किया जा रहा है। और इंदौर में गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट इकाई के माध्यम से 500 टन प्रतिदिन क्षमता का अत्याधुनिक प्लांट भी संचालित किया जा रहा है। तो हर पॉइंट में एक क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। देखो, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी को अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क में ऑपरेशनल एक्सीलेंस के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित 11वें गवर्नेंस NOWPSU अवार्ड से पुरस्कृत भी किया गया है। केंद्र सरकार की कुसुम ए योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश जो है देश में दूसरे स्थान पर है। कुसुम ए योजना मध्य प्रदेश के 4 चरणों में अभी तक 19,1790 मेगावाट की सौर ऊर्जा गृह स्थापना को लक्ष्य को किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को नोडल एजेंसी के रूप में बनाया गया है। प्रथम स्थान पर राजस्थान है, ध्यान रखिएगा। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। 12 फरवरी 2025 की स्थिति पश्चिम मध्य प्रदेश में यानी मालवा निवाड़ क्षेत्र में देखने को बात की जाए तो 25,250 स्थानों पर रूफटॉप सोलर नेट मीटर यानी सौर ऊर्जा से बिजली तैयार की जा रही है। और यह सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा से बिजली इंदौर शहर में की जा रही है 13,800 स्थानों पर। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह डोंगलिया खंडवा की 660 मेगावाट की इकाई जो है नंबर 3 अपने स्थान पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दैनिक विद्युत उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह वर्तमान उत्पादन क्षमता जो है 2,520 मेगावाट है। प्रदेश में नगरीय निकायों में 2027 तक कचरा प्रबंधन में आत्मनिर्भर बनने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें रीवा और जबलपुर में कचरे से बिजली बनाने की इकाइयां भी संचालित हो रही हैं। दीर्घकालीन ऊर्जा मांग की आपूर्ति के लिए एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने एनटीपीसी के साथ में बिजली क्रय करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान में RDSS के तहत कंपनी कार्यक्षेत्र के 10 जनजाति बहुल जिलों में अब 5,394 घरों को रोशन किया है और 10 जिलों को इसमें शामिल किया गया, जिसमें ग्वालियर, विदिशा, अशोकनगर, श्योपुर, दतिया, गुना, शिवपुरी, रायसेन, मुरैना, भिंड शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने स्मार्ट मीटर परियोजना का क्रियान्वयन किया हुआ है। कंपनी का क्षेत्र जो है झाबुआ जिला मुख्यालय 100% स्मार्ट मीटर वाला दूसरा जिला बन चुका है। मध्य प्रदेश के सोहागपुर ईस्ट और वेस्ट CBM ब्लॉक रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इससे निकाली गई गैस को बाजार तक पहुंचाने के लिए शहडोल से फूलपुर तक एक गैस पाइपलाइन का निर्माण भी किया गया है। यह योजना जो है कि हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नेटवर्क से आगे चल के जुड़ जाती है।
बात करेंगे केंद्रीय पेयजल स्वच्छता मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार गांवों में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना में मध्य प्रदेश जो है तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश में 104 बायोगैस संयंत्र स्थापित जो है विभिन्न इकाइयों में संचालित है, जिसमें सबसे ज्यादा 24 बैतूल में है, बालाघाट में 13 है, सिंगरौली में 12 है। देश और प्रदेश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला जो है आपके ग्वालियर के लाल पिटारा में बनाई गई है। रीवा सौर परियोजना की अगर बात करें, इंपोर्टेंट है थोड़ी सी। रीवा सोलर प्रोजेक्ट विश्व के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर संयंत्रों में से एक है, जहां पर 1590 हेक्टेयर क्षेत्र स्थापित है। प्रोजेक्ट से उत्पादित जो ऊर्जा है वो 76% अंश पावर मैनेजमेंट कंपनी उपयोग कर रही है। पहली बार ओपन एक्सेस से राज्य के बाहर दिल्ली मेट्रो जैसे व्यावसायिक संस्थानों को बिजली का से 24% अंश भी प्रदान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पीएम सूर्यघर योजना में सभी शासकीय भवनों को सोलर रूफटॉप की स्थापना की गई है। 2025 के अंत तक इसको पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। तो ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में पीएम सूर्यघर योजना चल रही है, जो उसको जितने भी सरकारी भवन है इनमें सोलर रूफटॉप योजना को 2025 के अंत तक लगाया जाना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में आगर, शाजापुर, नीमच में 1500 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क का निर्माणाधीन है। इसमें आगरमालवा जिले की 550 मेगावाट क्षमता स्थापित हो जाएगी। शाजापुर एवं नीमच जिले की 780 मेगावाट क्षमता पूर्ण कर ली गई है। इसके अतिरिक्त मंदसौर में 250 मेगावाट का सोलर पार्क भी तैयार किया जा रहा है। एसजीवीएन की 90 मेगावाट की ओमकारेश्वर फ्लोटिंग परियोजना की बात की जाए तो भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत मिनी रतन अनुसूची ए में 8 अगस्त 2024 को अपनी 90 मेगावाट की ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना की शुरुआत की गई। यह परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क में स्थित है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क जो है विश्व और भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पार्क का निर्माणाधीन है, जबकि यह परियोजना मध्य एवं उत्तर भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग परियोजनाओं में से एक है। इसकी परियोजना की लागत की बात किया तो 646.20 करोड़ रुपए इसकी लागत जो है बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा में ओमकारेश्वर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है। ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी पर विकसित किया जा रहा है। यह सोलर पार्क प्रथम चरण में 200 मेगावाट क्षमता स्थापित हो चुकी है। सोलर पार्क के संपूर्ण जो मेगावाट है वो 600 मेगावाट क्षमता को स्थापित करना है और 12 लाख टन कार्बन का उत्सर्जन को कम करना इसका लक्ष्य है। एथेन क्रेकर परियोजना सह पेट्रोकेमिकल परिसर, तो इसकी बात करें तो मुख्यमंत्री के द्वारा गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा सीहोर जिले के आष्टा में देश की सबसे बड़ी एथेन क्रेकर परियोजना को लगाया गया है या स्वीकृति दी गई है, जहां पर 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित की जाने वाली देश की सबसे बड़ी एथेन क्रेकर परियोजना है। यह परियोजना ग्रीनफील्ड पेट्रोकेमिकल परिसर में भी प्रस्तावित है। वाणिज्यिक उत्पादन में 2030-31 प्रारंभ होने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है परिवहन एवं संचार के मामले से। परिवहन और संचार बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में बन सकता है। सड़क सुरक्षा के आधुनिक उपायों की आधारित एडवांस संजय एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया। तो किस एप्लीकेशन का? एडवांस संजय एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने मध्य प्रदेश में 237 किलोमीटर लंबी इटारसी भोपाल बीना चौथी लाइन को और गुजरात मध्य प्रदेश के बीच 259 किलोमीटर लंबी बड़ोतरा रतलाम और तीसरी और चौथी पाइपलाइन को जो है मंजूरी को यहाँ पर स्वीकृति दे दी है। देखो, अब ऐसे क्वेश्चन ना आपको एक दो बार वीडियो देखनी पड़ती है तब याद होते हैं। आपको लगता होगा सर ये तो हमें याद ही नहीं हो रहा, तो एक दो बार देखना पड़ेगा, याद हो जाएगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र में बर्दा भुसावल के बीच में 314 किलोमीटर लंबी तीसरी चौथी लाइन को महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में 84 किलोमीटर लंबी गोंदिया डोंगरगढ़ से चौथी लाइन को मंजूरी मिल गई है। तो 4 लाइनों को मंजूरी मिली है। आपकी बात की जाए तो अलग अलग राज्यों से, जैसे इटारसी भोपाल बीना को गुजरात मध्य प्रदेश के लिए, बड़ोदरा तल्लाम को, वर्धा और भुसावल को महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के लिए गोंदिया डोंगरगढ़ के लिए। जबलपुर में निर्मित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बना है, जो बात की जाए 6.85 किलोमीटर लंबाई में है। एलिवेटेड कॉरिडोर है। 23 अगस्त 2025 को लोकार्पण किया गया था। जबलपुर में बना हुआ है मध्य प्रदेश का सबसे बड़े फ्लाईओवर के रूप में। 14 अगस्त 2025 को डायल 112 का भी लोकार्पण किया गया है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 2015 के अवसर पर राज्य सरकार ने डायल 100 की व्यवस्था की थी, लेकिन अब डायल 112 हो चुका है। भारत सरकार ने उज्जैन में आकाशवाणी के लिए स्टूडियो सेटअप की भी मंजूरी यहां पर दे दी है। जीरो फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट की अगर प्रोग्राम की बात की है तो केंद्र सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने देश के 100 ऐसे जिले जहां पर अधिक संख्या में घातक सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन्हें सेफ लाइफ फाउंडेशन के सर्वे के माध्यम से चिन्हित जो है किया जा रहा है। देश के चिन्हित 100 जिलों में से मध्य प्रदेश के 6 जिले चिन्हित किए गए हैं, जिनमें धार,
सागर, रीवा, सतना, जबलपुर एवं खरगोन 6 जिलों में सबसे ज्यादा जो है आपके यहाँ पर सड़क की दुर्घटनाओं देखने को मिल रही है। धार जिले में 2023 की बात की जाए तो सबसे अधिक घातक सड़क दुर्घटनाएं हुई है। आईआईटी मद्रास के रणनीतिक परिहार की जा रहा है, ध्यान रखना है, जिसपे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड सेफ्टी के द्वारा ऐसी रणनीति बनाई जा रही है। ऐसे स्थल, सड़क कॉरिडोर जहां लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन्हें NICEDAR पोर्टल से चिन्हित जो है किया जा रहा है। भोपाल में जेट पेचर नई तकनीक के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में सड़कों पर गड्ढों को भरने का भी कार्य किया जा रहा है। भोपाल से ही जबलपुर के बीच में ग्रीनफील्ड हाईवे भी बनाया जा रहा है, जो मध्य प्रदेश में टाइगर कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भोपाल के नागरिकों को तेज, पारदर्शी, सुविधाजनक पासपोर्ट सेवा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की भी शुरुआत की गई है। इससे क्या होगा कि दूर दराज की जो इलाके में पासपोर्ट सुविधा है वो भी पहुंच पाएंगी। विश्व साइकिल दिवस पर साइकिल मैराथन भोपाल में 250 से अधिक युवा खिलाड़ियों ने सहभागिता ली। साइकिल मैराथन का नेतृत्व एवरेस्ट फतह करने वाले मध्य प्रदेश के श्री भगवान सिंह कुशवाहा के द्वारा किया गया था। इंदौर मेट्रो ट्रेन की बात की जाए तो पीएम मोदी ने 31 मई 2025 को भोपाल से वर्चुअली इंदौर मेट्रो के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर का यात्री सेवा का शुभारंभ किया हुआ है। यह 6 किलोमीटर का हिस्सा येलो लाइन का सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर बनने वाला है। इसमें 5 स्टेशन होंगे, गांधीनगर, सुपर कॉरिडोर 6 स्टेशन, सुपर कॉरिडोर 5 स्टेशन, सुपर कॉरिडोर 4 स्टेशन और सुपर कॉरिडोर 3 स्टेशन शामिल होंगे। इससे क्या होगा, इससे ट्रैफिक और प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इंदौर मेट्रो में कुल 31.32 किलोमीटर लंबाई का मेट्रो प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट जो है आपके कुछ चरणों में होगा, जिसमें 22.62 किलोमीटर एलिवेटेड होगा, 8.7 किलोमीटर भूमिगत होगा। तो 8 से किलोमीटर के आसपास जो है भूमिगत, भूमि के नीचे ट्रेन चलेगी। मेट्रो की येलो लाइन पर 28 स्टेशन होंगे, जो शहरी यात्रा को आसान, तेज, पर्यावरण के अनुकूल बनाएंगे। संपूर्ण प्रोजेक्ट की लागत 7500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रारंभिक तौर पर 6 किलोमीटर का कॉरिडोर का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसकी लागत 1520 करोड़ रुपए है। मेट्रो की कुछ खास बातें होंगी। वातानुकूलित, प्रदूषण रहित आधुनिक कोच होंगे। सॉरी, एक ट्रेन की यात्री क्षमता 980 यात्री होंगे। दिव्यांगजनों के लिए ब्रेल लिपि और स्पर्शनीय टाइलें होंगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन बटन और इंटरकॉम होंगे। दृष्टिहीन यात्रियों के लिए ऑडिट अनाउंसमेंट की प्रणाली भी होगी। 30 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश में इंदौर में मध्य प्रदेश की पहली मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन फ्लैग ऑफ किया गया था। मध्य प्रदेश मेट्रो का पीथमपुर और सामेर होते हुए उज्जैन तक विस्तार किया जाएगा। 2028 तक इंदौर मेट्रो का विस्तार उज्जैन, सिंगस तक हो जाएगा। भोपाल में 3 अक्टूबर 2023 को भोपाल मेट्रो का ट्रायल जो है किया गया था। जबलपुर से नागपुर के मध्य में एक डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण होने से मध्य भारत के क्षेत्र में माल परिवहन भाड़ा, समय और लागत में बचत संभव यहां पर होने को मिल सकती है। पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को मध्य प्रदेश के कटनी, नर्मदापुरम, ओरछा, सिवनी, शाजापुर, श्रीधाम, अमृत स्टेशनों का जो है वर्चुअली उद्घाटन भी किया था। राजाभोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भोपाल में है। इसका औपचारिक रूप से इमिग्रेशन पोस्ट का दर्जा मिल गया है और इसका जो है देश के 37 एयरपोर्ट, 14 समुद्री नदी बंदरगाह, 37 लैंड पोर्ट, 6 रेल पोर्ट अब इमिग्रेशन चेक पॉइंट जो है बनने वाले हैं, जो कि भोपाल, इंदौर के एयरपोर्ट भी इसमें शामिल की जा चुकी है। भोपाल को इंटरनेशनल का दर्जा पहले था, लेकिन इमिग्रेशन का पोस्ट बनने से सीधे अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अब यहाँ से आसान जो है हो जाएंगी। बात की जाए, मध्य प्रदेश ने 1 अप्रैल 2019 को बाद पंजीकृत होने वाले नए वाहनों में परिवहन विभाग हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जो है लगा रहा है। आपने देखा होगा HSRP प्लेट आती है, जिसमें QR कोड भी लगा रहता है। पीएम मोदी ने 31 मई 2025 को प्रदेश के 2 प्रमुख तीर्थ स्थलों दतिया एवं सतना एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया हुआ है। नगर विमानन महानिदेशक ने 21 फरवरी 2025 को दतिया हवाई अड्डे को 3C मतलब कि VFR श्रेणी के तहत पब्लिक एरोड्रम के रूप में लाइसेंस प्रदान किया है। यह लाइसेंस मिलने के बाद दतिया हवाई अड्डा मध्य प्रदेश का 8वां सार्वजनिक हवाई अड्डे के रूप में बन चुका है। सतना की बात की जाए, सतना एयरपोर्ट की जो कारपूर्ण एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा हो रहा है। सतना मध्य प्रदेश का 7वां एयरपोर्ट बनने की मान्यता मिल चुकी है। तो सतना पहले हुआ था, सतना को 7वां, दतिया को 8वां। प्रधानमंत्री ने रीवा एयरपोर्ट का वर्चुअली उद्घाटन किया है। यह प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। ई समन प्रणाली लागू करने वाला मध्य प्रदेश का पहला राज्य है। पीएम जनमन योजना में देश की पहली सड़क बालाघाट में बनाई गई थी, जिसे बैगा बस्ती में बनी है। पीएम ग्रामीण सड़क योजना में तैयार पंडा टोला से बिजा टोला तक यह जाती है। अधोसंरचना विकास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो यह जो है इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन परियोजना को स्वीकृति मिली है।
309 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है। 30 नए रेलवे स्टेशन बनेंगे इस पर। इसमें जनजातीय बहुल आकांक्षी जिला बड़वानी, धार, खंडवा, खरगोन, इंदौर सहित कुछ निकटवर्ती जिले भी शामिल किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधुनिक और तेज रेलवे के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 34 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश मेट्रो मॉडल का जो अनावरण है 26 अगस्त 2023 को भोपाल में किया गया था। इस प्रोजेक्ट की लागत की बात किया 14,400 करोड़ और लंबाई 30.95 किलोमीटर भोपाल में बात की जा रही है और इंदौर में 31.46 किलोमीटर है। इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर मध्य प्रदेश का हवाई अड्डा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो है कहा जा रहा है। बात की जाए मेगा इंफ्रा लीप एक्सप्रेस वे ईवे क्या है, तो राज्य में आगामी 4 वर्षों में बात की जा रही है कि 36,483 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर जो है एक एक्सप्रेस वे प्रगति पथ जो है निर्मित की जा रहे हैं। ईवे का मतलब है कि एक्सप्रेस वे एक तेज गति वाला है, नियंत्रित पहुंच वाला राजमार्ग है जिसमें कुशल और निर्बाध यात्रा का डिजाइन किया गया है। इन सड़कों में आमतौर पर कई विभाजित लाइनें होती हैं, कोई चौराहा नहीं होता है, प्रवेश निकास बिंदु बेनियमित रेगुलेट किए जाते हैं, तेज गति इसमें मिलती है और दुर्घटनाएं भी इसमें कम होती है। नर्मदापुरम ईवे एक्सप्रेस की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई 867 किलोमीटर होगी। पूर्व दिशा NH 45E छत्तीसगढ़ बिलासपुर रायपुर तक, पश्चिम दिशा में NH 59 दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा गुजरात से जो है विस्तारित किया जा रहा है। यह एक्सप्रेस वे प्रदेश के 11 जिलों से गुजरेगा। अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर से गुजरेगा और प्रदेश का यह सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे होगा। नर्मदा एक्सप्रेस वे, नर्मदा प्रगति पथ भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में एक्सप्रेस वे कबीर चबूतरा अमरकंटक से प्रारंभ होगा। झाबुआ मध्य प्रदेश गुजरात की सीमा तक यह बनाया जा रहा है। दिसंबर 2028 तक बनने की पूर्ण होने की संभावना है। दूसरा है मध्य भारत एक्सप्रेस वे, जिसे मध्य भारत विकास पथ कहते हैं। 746 किलोमीटर लंबाई में है। राज्य की उत्तरी सीमा मुरैना को दक्षिण सीमा बैतूल से है जोड़ेगा, मतलब कि नॉर्थ से साउथ को पूरा जोड़ देगा। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, भीमबेटका, भोजपुर, सांची, उदयगिरी, चंदेरी, ओरछा, दतिया जैसे पर्यटन स्थल भी इससे जुड़ जाएंगे। प्रोजेक्ट की अवधि इसकी भी दिसंबर 2028 बताई जा रही है। तीसरा है विंध्य एक्सप्रेस वे, जिसे विंध्य प्रगति पथ कहते हैं। 676 किलोमीटर लंबाई में है। मध्य प्रदेश के 10 जिलों को कवर करेगा। भोपाल को सिंगरौली से यह जोड़ देगा और जून 1929 तक इसकी बताई जा रही है समय अवधि के प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। मालवा निमाड़ एक्सप्रेस वे मालवा निमाड़ विकास पथ के नाम से 450 किलोमीटर लंबाई में है। बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर, उज्जैन एवं गरौन मंदसौर को उसको जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट की अवधि दिसंबर 2027 तक बताई जा रही है। अटल एक्सप्रेस वे अटल प्रगति पथ कहते हैं। 415 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है। 299 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। इस राज्य की उत्तरी सीमा चंबल नदी के तट के पास से 3 जिले शिवपुर, भिंड, मुरैना से गुजरता है। यह एक्सप्रेस वे दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे से शुरू होकर पूर्व में बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर समाप्त होता है। इस प्रोजेक्ट की अवधि दिसंबर 2019 तक है। वहीं बात की बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड विकास पर 330 किलोमीटर लंबा है। भोपाल को सागर के माध्यम से छतरपुर को जोड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन चुका है, मध्य प्रदेश बनने की योजना पर है। प्रोजेक्ट की अवधि 2027 बताई जा रही है। कुछ पॉइंट है, जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। यह एक्सप्रेस वे भारतमाला परियोजना के अंतर्गत दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाली परियोजना है। इसकी कुल लंबाई 1356 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश सहित देश के 5 राज्य दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र से जो है गुजरता है। यह परियोजना 245 किलोमीटर क्षेत्र मध्य प्रदेश में राजस्थान के रामगंज मंडी में प्रवेश करता हुआ मंदसौर, रतलाम, झाबुआ जिले से गुजरता है और इसी से अनास नदी के पास से गुजरात राज्य में प्रवेश करता है। तो हमने परिवहन की बात कर ली, ऊर्जा की बात कर ली। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है साइंस एवं टेक्नोलॉजी से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमारा टॉपिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। 2 क्वेश्चन तो पक्का बनते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। जैसे ई मंडी है। ई मंडी क्या है? मंडी प्रांगण में प्रवेश से लेकर नीलामी, तौल, भुगतान, अनुज्ञा की कार्यवाही को रियल टाइम कंप्यूटराइजेशन करना ई मंडी ऐप के माध्यम से हो चुका है। मध्य प्रदेश के सभी 259 मंडियों में यह क्रियाशील है और वर्तमान में 32 लाख से अधिक किसान इससे सीधे जुड़कर लाभ ले रहे हैं। फिर है पीएम फार्म गेट ऐप। यह किस ऐप जो है किसान को निःशुल्क रूप से एंड्रॉइड मोबाइल ऐप में डाउनलोड करके दाम पर स्वयं के निर्धारित घर, खलियान, गोदाम में कृषि उपज विक्रय जो है कर सकते हैं और ऐसा करने वाला देश का एकमात्र राज्य है।
नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट हैबिटेट सेंटर में मध्य प्रदेश राज्य कृषि बोर्ड भोपाल के द्वारा ई मंडी ऐप को स्कॉच गोल्ड 2025 और एमपी फार्म गेट को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित जो है किया गया था। तो हम यहाँ पर वो बात करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, देखो फालतू की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो डिजिटल संचार सेवाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास साइबर सेतु, साइबर भारत सेतु, ब्रिजिंग स्टेट्स सिक्योरिटी भारत पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भोपाल में किया गया है। मध्य प्रदेश की संपदा 2.0 पोर्टल को भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार 2025 जो है प्रदान किया है। पेपरलेस फैसलेस पंजीयन की दिशा में मध्य प्रदेश अग्रणी रहा है। नेक्स्ट बात करें, मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत जो लोक सेवक हैं उनकी कार्यदक्षता को बढ़ाने के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म IGOT पोर्टल पंजीकृत जो है कर लिया गया है। तो IGOT जिसे हम कहते हैं। बात की जाए IISER भोपाल में अत्याधुनिक सुविधा से एनालिटिकल एंड बेनिफिशियल लेबोरेटरी भी जो स्थापित की जा रही है। इसमें सरकारी, शैक्षणिक एवं उद्योग जो बेनिफिशरीज हैं वो संयुक्त रूप से इसमें कर सकेंगे। प्रदेश में सुमन सखी AI चैटबॉट भी लॉन्च किया गया है जो कि नागरिकों की गर्भावस्था के दौरान देखभाल, उच्च जोखिम कारकों की जानकारी, महिलाओं से संबंधित स्वास्थ्य जानकारी की सेवाओं को आसानी से उपलब्ध करवाएगा। सुमन सखी चैटबॉट राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और मध्य प्रदेश के द्वारा सहयोग विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर ई नगरपालिका 1.0 नगरीय निकायों के द्वारा समस्त नागरिक सेवाओं, जन शिकायत सुविधा, निकायों की आंतरिक कार्यप्रणाली, समस्त भुगतान, बजट प्रक्रिया को एकीकृत करके एक ऑनलाइन सुविधा यहाँ पर प्रदान जो है की जा रही है। और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों को एक सिंगल पोर्टल पर लाया रहा है। ई नगरपालिका 2.0, अभी हमने ई नगरपालिका 1.0 की बात की थी, अभी ई नगरपालिका 2.0 नगरीय विकास और आवास विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए एक केंद्रीय वेब आधारित ई नगरपालिका 2.0 योजना को प्रारंभ किया है, जिसमें उद्योग, राजस्व, पंजीयन विभाग, भारत सरकार के महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप जैसे उमंग भी इसमें एकीकृत किए गए हैं। इसमें 16 मॉड्यूल और 24 नागरिक सेवाओं को शामिल किया गया है और यह क्लाउड सेवाओं के द्वारा प्रतिस्थापित, ध्यान रखना है, ठीक है। सीप्री सॉफ्टवेयर बेसिकली है क्या कि यह सॉफ्टवेयर एक उन्नत तकनीक पर आधारित है जिसे मनरेगा परिषद, मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के द्वारा इसरो के सहयोग से तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य के जो जल संरक्षण है इसके लिए उपयुक्त स्थलों की सटीक पहचान करके गुणवत्तापूर्ण संरचनाओं का निर्माण करना। फिर आता है पिलानर ऐप पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा परिषद के द्वारा बनाया गया है। इसका उद्देश्य है कि मनरेगा के उद्देश्य प्रावधानों का पालन करते हुए कार्य योजना को आसान तरीके से पूर्ण करना। इस ऐप के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर की जाने वाले कार्यों की वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाती है और मध्य प्रदेश इस नवाचार को करने वाला देश का पहला राज्य है। आदिवाणी AI आधारित अनुवादक उपकरण है। यह जनजातीय समुदायों को जोड़ने, उनकी सांस्कृतिक पहचान को सुनिश्चित करने के लिए और भाषाओं को डिजिटल करने में सहायता प्रदान जो है करता है। 25 नंबर का चैप्टर है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। चलिए बात करेंगे, सबसे पहले इसको जूम कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें भारत वन स्थिति रिपोर्ट की तो ISFR जिसे हम कहते हैं, और यहां पर बात किया कि भारतीय वन सर्वेक्षण कहां पर है, देहरादून में है। भारतीय वन सर्वेक्षण की बात की जाए तो आपका ये देहरादून में है और हर द्विवार्षिक मतलब कि हर 2 साल में इसका जो है प्रकाशन करती है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन यह संगठन के रूप में कार्यरत है। माफ की जाए FSI भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है आपका भारतीय वन सर्वेक्षण जो है सुदूर संवेदन उपग्रह। अब ये सुदूर संवेदन उपग्रह क्या है, एक्चुअली रिमोट सेंसरिंग जो आपके सैटेलाइट्स हैं इनके आंकड़ों के आधार पर और फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्फेंट्री के निर्वाचन के आधार पर देश के वन और वृक्ष संसाधन का जो है आकलन करता है, जिसके परिणाम भारत ISFR में प्रकाशित जो है किए जाते हैं। देखो किसी भी चैप्टर का जानने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जानना इंपॉर्टेंट होता है ना, तो वही इंट्रोडक्शन जानना है, बाकी अभी टॉपिक पे बस जस्ट आप 1 मिनट में आ जाएंगे। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री की बात किया तो श्री भूपेंद्र यादव जी हैं, जो कि FSI देहरादून संस्थान में ISFR 2023 का विमोचन उन्होंने 21 दिसंबर 2024 को जो है किया था। भारत स्थिति वन रिपोर्ट के मुख्य बिंदु की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। 1987 के भारत वन स्थिति रिपोर्ट को 2 वर्षों के अंतराल पर भारत वन सर्वेक्षण FSI जारी करता है। प्रथम वन रिपोर्ट किस वर्ष जारी की गई थी, तो 1987 में 1987 में पहली रिपोर्ट को जारी किया गया था और तब से अभी तक यह 18वीं रिपोर्ट है और 18वीं रिपोर्ट 2023 की जो है जारी की गई है।
तो अभी तक कितनी रिपोर्टें जारी की जा चुकी हैं? 18 रिपोर्टें जारी की जा चुकी हैं। 1987 में पहली रिपोर्ट जारी की गई थी, 2023 में 18वीं रिपोर्ट को जारी किया गया है। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 FAO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है रशियन फेडरेशन के पास है, जो कि पहले स्थान पर है। उसके बाद भारत की बात किया है तो भारत जो है 10वें स्थान पर है। तो रशियन फेडरेशन जो है पहले स्थान पर है दुनिया में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र के मामले में। भारत की स्थिति की बात किया है तो 10वें स्थान पर है। चलिए बिंदु की बात करेंगे, जिससे जैसे देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आधारित होंगे। ISF पर 2023 के क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में होंगे और यहां पर क्षेत्रफल का प्रतिशत के बारे में बात यहां पर की गई है। चलिए कुल वन एवं वृक्ष आवरण की बात किया है, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात किया है तो 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है, जिसमें से क्षेत्रफल की बात किया तो 25.17% क्षेत्रफल है। वनावरण एवं क्षेत्रफल की बात किया फॉरेस्ट कवर एरिया की तो 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर में है, प्रतिशत में 21.76% में है। बात किया कि वृक्ष आवरण क्षेत्रफल में ट्री कवर एरिया में बात की जाए तो यहां पर 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर में है और प्रतिशत में बात की जाए तो 3.41% में है। झाड़ियां की बात किया जो स्क्रब्स होती हैं वो 43,622.62 वर्ग किलोमीटर में है, 1.33% में है। बात की जाए गैर वन जो नॉन फॉरेस्ट होते हैं वो 24,16,489.29 वर्ग किलोमीटर में है, 73.50% में है। भौगोलिक क्षेत्र की बात किया तो 32,87,468.88 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि 100% में रखे गए। तो आपका जो है यहाँ पर देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में प्रतिशत के बारे में तो जरूर याद कर ही लेना है ना। ये आप वर्ग किलोमीटर भूल जाओ चल जाएगा, लेकिन प्रतिशत के बारे में याद जरूर कर लेना। 2021 की अगर तुलना की बात की जाए तो यहां पर 2023 की 2021 से तुलना करें 2 सालों की तो वन आवरण वृक्ष आवरण क्षेत्रफल में कुल वृद्धि कितनी हुई है? 0.17% की। देखो इतना ही याद कर लो, ये भी काफी है ना। वन आवरण वृक्ष आवरण क्षेत्रफल में 2021 से 2023 में अगर वृद्धि की बात किया तो 0.17 की प्रतिशत वृद्धि हुई है। वन आवरण कुल क्षेत्रफल में कुल वृद्धि की बात किया तो 0.021 की प्रतिशत में वृद्धि हुई है। वृक्ष आवरण क्षेत्रफल में बात किया तो 1.16% की वृद्धि देखने को मिली है। कुल वृद्धि की बात किया है तो यहां पर जो आपको देखने को मिल जाएगी। वर्तमान आकलन 2023 पिछले आकलन यानी ISFR 2021 की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर वन आवरण में 156.41 वर्ग किलोमीटर मतलब कि 0.021% की वृद्धि हुई है, और जबकि वृक्ष आवरण में बात किया तो 1.16% की वृद्धि हुई है, और वन एवं वृक्ष आवरण में बात किया तो 0.17% की वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर घटी नहीं है, कहीं पर भी बढ़ने को दर्शा रहा है। अब बात करेंगे वनों की स्थिति जो है राज्यवार आंकड़े। सर्वाधिक वन आवरण वृक्ष आवरण क्षेत्रफल में शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो सबसे टॉप पर मध्य प्रदेश है, ध्यान रखिएगा, जो कि 85,723.58 किलोमीटर स्क्वायर में है। अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है, 67,083.20 किलोमीटर स्क्वायर में है, और महाराष्ट्र उसके बाद आता है तीसरे स्थान पर 65,383.41 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है। तो आप ऐसे याद कर लो, मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल के प्रदेश आपका महाराष्ट्र। तो आप इनको क्षेत्रफल भूल जाओ चलेगा, पर कम से कम राज्य तो एक सिक्कों से याद कर ही लो। सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य की बात की जाए, सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण में अभी किसकी बात की है? सर्वाधिक वन आवरण और वृक्ष आवरण में अभी बात कर रहे हैं वन और वृक्ष आवरण में, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें वृद्धि करने वाले तो छत्तीसगढ़ टॉप पर है। अब इसको डेटा को अगर आप लोग देख रहे हो तो अच्छी बात है, मैं यहाँ लिखता चल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ जो है टॉप पर, छत्तीसगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद राजस्थान। ये आपके जो है 4 राज्य सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य हैं, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। इसी तरह वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी करने वाले राज्यों की बात की जाए तो कमी किसमें हुई है? सबसे ज्यादा कमी मध्य प्रदेश में ही हुई है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा कमी मध्य प्रदेश में ही हुई है। उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद आपके लद्दाख में, और फिर आपकी नागालैंड में। ये 4 राज्यों में सबसे ज्यादा कमी हुई है वन और वृक्ष आवरण में, जबकि 4 राज्य जो सबसे ज्यादा वृद्धि की है वो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान है। सबसे कमी की है जो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, लद्दाख एवं नागालैंड है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ग्रीन वॉश RFA जिसे कहते हैं या GW जैसे कहते हैं, उसके अंदर जो वन आवरण है उसकी बात किया है। सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य होंगे, मतलब यहाँ प्लस होंगे, ठीक है, और यहाँ अधिकतम कमी करने वाले राज्य मतलब यहाँ माइनस होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सर्वाधिक वृद्धि करने वाले, सर्वाधिक कमी करने वाले। तो मिजोरम ने सबसे ज्यादा वृद्धि की है, उसके बाद उड़ीसा ने, फिर कर्नाटक, फिर पश्चिम बंगाल, अंतिम में झारखंड। तो 5 राज्य आपको इंपोर्टेंट रखना है, मिजोरम, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, झारखंड।
वहीं सर्वाधिक कमी दिखाई देने वाले राज्य की बात किया तो त्रिपुरा सबसे ज्यादा कमी की है, फिर तेलंगाना, असम, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात। तो त्रिपुरा, तेलंगाना, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात ने सबसे ज्यादा कमी की है। मिजोरम, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, झारखंड ने सबसे ज्यादा वृद्धि की है। अब आप सोच रहे हो सर 2-2 3 रिपीट करो, क्योंकि आपके कानों के द्वारा ना आपकी नसों में बैठ जाए, इसीलिए बोल रहा हूं। क्योंकि वीडियो तो आप लोग 2-3 बार देखते नहीं हो, मुझे पता है। ये तो वीडियो देख लिया करो भाई, फिर एग्जाम में सोचते अरे यार काश ये तो पढ़ा था, बस याद नहीं आ रहा है ना। चलिए क्या, अभी अंदर की बात की थी हमने रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की, हम बाहर वन आवरण की बात करेंगे। तो बाहर वन में सबसे ज्यादा वृद्धि किसने की है और कमी किस राज्यों ने की है? तो सबसे ज्यादा वृद्धि बाहर वन में गुजरात ने सबसे ज्यादा, उसके बाद बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश एवं असम ने। तो गुजरात ने सबसे ज्यादा, उसके बाद बिहार का नाम आता है, फिर केरल का नाम आएगा, फिर उत्तर प्रदेश और फिर असम का नाम आएगा। और सबसे ज्यादा कमी की बात किया, जैसे कि हमने कमी में बताया था, मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा कमी की है, फिर राजस्थान ने, फिर आपका आंध्र प्रदेश ने, फिर अरुणाचल प्रदेश ने, और उसके बाद आपका महाराष्ट्र राज्य ने कमी की है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र ने रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में बाहर वन आवरण में सबसे ज्यादा कमी की है। तो बाहर वन आवरण और अंदर वन आवरण ये दोनों आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। क्षेत्रफल के अनुसार बात की जाए, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वृक्ष आवरण करने वाले राज्य कौन से हैं? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वृक्ष आवरण महाराष्ट्र राज्य है, सबसे टॉप पर है। महाराष्ट्र की बात पूछी जाए तो राजस्थान है, और राजस्थान की बात पूछी जाए तो उत्तर प्रदेश है। तो आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश, ये तीन आपके वृक्ष आवरण में है क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार 2021 की तुलना में बात किया सबसे ज्यादा वृक्ष आवरण वृद्धि करने वाले राज्य कौन से हैं? अब 2021 से तुलना कर रहा है 2023 की, तो आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण प्रतिशत की दृष्टि से बताया जाए। तो भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में वन आवरण प्रतिशत की दृष्टि से तो लक्षद्वीप इस पर टॉप पर है, ध्यान रखना है। फिर मिजोरम है, फिर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो लक्षद्वीप आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार जो है आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से भी याद रखो। सर्वाधिक वृद्धिशील ग्रोइंग स्टॉक वाले राज्य कौन से हैं? स्टॉक तो समझते होंगे ना, कार्बन स्टॉक तरीके से है ना। तो सर्वाधिक वृद्धिशील स्टॉक वाले अगर राज्यों की अगर हम बात की जाए यहां पर, एक मिनट, हाँ, सर्वाधिक वृद्धिशील वाले राज्यों की अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश ने सबसे ज्यादा की है, दूसरे नंबर पर उत्तराखंड ने, फिर इसके बाद आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका मध्य प्रदेश। ये आपके सर्वाधिक स्टॉक वाले राज्य हैं। 19 राज्य जो केंद्रशासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत अब आने लगा है। तो 19 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर 33% से ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत आने लगा है, जिनमें से 8 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, यहाँ पर 75% से अधिक वनावरण फैला हुआ है। तो आपका इसमें मध्य प्रदेश का नाम आया? हम कहेंगे नहीं आया। तो 8 राज्य ऐसे हैं, मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। ये सभी राज्य नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं ज्यादातर, और आप यहाँ पर 75% से अधिक वन है। 33% अधिक वन कहां पर है? आपके 19 राज्यों में है, लेकिन 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर 75% से अधिक वनावरण है। राष्ट्रीय स्तर पर वन क्षेत्रों में वृद्धि दर की बात की जाए तो 86.10 घन मीटर प्रति हेक्टेयर अनुमानित की गई है। शीर्ष 3 ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर 23-24 में वनों की आग की घटनाएं सबसे ज्यादा देखने को मिली हैं? तो 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर अग्नि की घटनाएं सबसे ज्यादा मिली हैं। तो आपका उत्तराखंड में सबसे ज्यादा, उसके बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो उत्तराखंड, उड़ीसा और आपका छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में अग्नि की घटनाएं सबसे ज्यादा मिली है। वनों के अंदर वृक्षों में कुल आयतन में अधिकतम योगदान देखने को मिला है, जबकि वनों के बाहर की बात किया तो आम में कुल मात्रा में सबसे ज्यादा योगदान देखने को मिला है। तो वनों के अंदर पूछे जाए तो साल की सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, योगदान दिया है, और वनों के बाहर पूछे जाए तो आम ने सबसे ज्यादा योगदान दिया हुआ है। बांस क्षेत्र की बात की जाए, किसकी? बांस की। तो देश का कुल बांस क्षेत्र की बात किया है तो 1,54,670 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है। ISFR 2021 की रिपोर्ट पिछले आकलन की तुलना में देश के बांस क्षेत्र में 5,227 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो 5,227 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि की गई है 2021-22 की तुलना में, ध्यान रखिएगा। वहीं बात किया कि बांस का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं? कहां पर बांस का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद महाराष्ट्र एवं उड़ीसा में। तो मध्य प्रदेश का बात की जाए, अरुणाचल प्रदेश में बात की जाए, महाराष्ट्र में, और बात किया उड़ीसा में, ये 4 राज्यों में बांस के क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा आपके राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश में बांस में सर्वाधिक क्षेत्रफल है जो कि
685 किलोमीटर स्क्वायर में वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में बात किया है तो 2027 किलोमीटर का स्थान है उसके अरुणाचल प्रदेश के बाद में आता है वृद्धि में। और इसी तरह कर्नाटक में बांस क्षेत्रफल में 1290 किलोमीटर की कमी आई है, तो कर्नाटक में कमी आई है। उसके बाद मणिपुर का स्थान आता है, ध्यान रखना है। मैंग्रोव क्षेत्र की बात किया है, वेरी इंपोर्टेंट। मैंग्रोव की बात किया है, देश का कुल मैंग्रोव कवर या कच्छ वनस्पति आवरण 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% का ही योगदान देता है। 2021 की अगर तुलना की जाए तो देश के मैंग्रोव में कमी आई है, शुद्ध कमी कितनी आई है, 7.43 किलोमीटर स्क्वायर में कमी आई है, जबकि गुजरात में सबसे ज्यादा कमी देखी गई है 36.39 किलोमीटर स्क्वायर की। ओवरऑल 7.43 किलोमीटर की किलोमीटर कमी आई है। मैंग्रोव वन कवर में अगर वृद्धि करने वाले राज्यों की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश ने सबसे ज्यादा वृद्धि की है और उसके बाद महाराष्ट्र ने वृद्धि की है, जबकि गुजरात में सबसे ज्यादा कमी की है। कार्बन स्टॉक की बात किया है, इंपोर्टेंट है कार्बन स्टॉक। वर्तमान आकलन देश में वनों की कार्बन स्टॉक का बात किया है तो 7285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। कितना, 7285 मिलियन टन अनुमानित किया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में देश का कार्बन में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। तो कभी आ जाए कितना मिलियन टन की, तो 81.5 मिलियन टन की जो है वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में, लेकिन टोटल ओवरऑल 7250.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया है कार्बन स्टॉक। अरुणाचल प्रदेश में कार्बन स्टॉक सबसे ज्यादा है, 1021 मीट्रिक टन है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 608 मिलियन टन है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में 505 मिलियन टन है और उसके बाद महाराष्ट्र में 465 मिलियन टन है। तो मध्य प्रदेश का स्थान दूसरे नंबर पर आता है, पहले स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है। एनडीसी के लक्ष्यों को प्राप्ति के संबंध में वर्तमान जो आकलन ज्ञात होता है कि भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 मिलियन टन CO2 के समतुल्य तक पहुंच चुका है। ISFR 2023 कहते हैं कि वन और संसाधनों के सर्वेक्षण में सुदूर जो आपके भारतीय दूर संवेदी उपग्रह हैं वो रिसोर्स सेट 2 LISS थर्ड के आंकड़ों का जो है संग्रहण किया गया था। तो अगर कभी पूछा जाए कि कौन से रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किया गया था, तो भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 LISS थर्ड से आंकड़ों का संग्रहण किया गया है। चलिए बात करेंगे ISFR 2023 के सार बिंदु मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश के बारे में फैक्ट के बाद थोड़ा सा बात करेंगे, फैक्ट से ही क्वेश्चन आते हैं। रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के कुल वन और वृक्षावरण का क्षेत्रफल 85,723.58 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जो है बताया गया है, जो संपूर्ण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 27.81% है। भारत वन स्थिति 2023 के अनुसार बताया गया मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि मध्य प्रदेश की कुल वन क्षेत्रफल 2019 की तुलना में 2021 में 10.11 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। और 2023 में तैयार करने में मध्य प्रदेश के 52 जिलों को शामिल इसमें किया गया, 55 जिलों को नहीं 52 जिलों को, 3 जिले तो बाद में बने हैं, है ना, मेहर, सतना और मऊगंज। बात किया है कि राज्य की कुल भौगोलिक मेहर, मऊगंज और पाडरना, सतना बोल गया था। बात की जाए कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में यहाँ पर वही शायद प्रतिशत में है और वर्ग किलोमीटर में। चलिए हम प्रतिशत में बात कर लेते हैं। कुल वन और वृक्षावरण में टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में बात किया तो 27.81% है। वनावरण क्षेत्रफल 25% है। वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल 2.80% है। अभिलेखित वन क्षेत्र की बात किया तो 30.72% है। 2021 की अगर तुलना 2023 से की जाए तो कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो वन आवरण वृक्ष आवरण में कमी आई है। कितना आई है मध्य प्रदेश में, 0.7% की कमी आई है। वन आवरण क्षेत्रफल में कमी की बात किया तो 0.47% की कमी आई है और वृक्ष आवरण क्षेत्रफल में कमी की बात किया तो 2.71% की कमी आई है। तो ओवरऑल मध्य प्रदेश में क्या आई है 2021 की तुलना में 2023 में कमी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र की बात किया तो वर्ग होंगे, क्षेत्रफल होंगे, सर्वे ऑफ इंडिया क्या कहती है इसकी बात करेंगे। तो अति संघन जो वन है मध्य प्रदेश में 2.28% है। मध्यम संघन की बात किया तो 10.87% है। वहीं खुले वन की बात किया तो 11.85% है। कुल वनों की बात किया तो 25% जो है यहाँ पर हो जाते हैं। झाड़ियां मध्य प्रदेश में 1.01% है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में वनों की अगर जिलेवार स्थिति की बात की, डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर बात की जाए तो क्षेत्रफल के अनुसार अधिकतम वन वाले जो जिले हैं वो कौन से हैं, तो बालाघाट सबसे टॉप पर है। बालाघाट में बात किया है तो 53.32% क्षेत्रफल में आपका जो है वन क्षेत्र जो है देखने को मिलता है। उसके बाद छिंदवाड़ा दूसरे नंबर पर आता है, 38.75% क्षेत्रफल में आपका वन देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पर बैतूल आता है जो कि 36.57% पर देखने को मिलता है वन। और उसके बाद मंडला और श्योपुर की बात किया तो मंडला आपका 45.67 और श्योपुर आपका 51.59% का स्थान आता है। तो आपको
पिरसद भी भूल जाओ, जिले तो कम से कम याद कर लो। बालाघाट, बालाघाट में सबसे ज्यादा, उसके बाद छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बाद बैतूल, बैतूल के बाद मंडला और फिर आपका श्योपुर का नाम आता है। तो आप इन चारों को अधिकतम क्षेत्रफल वाले जिलों में याद कर लो। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले मध्य प्रदेश में बात की जाए तो शाजापुर सबसे नंबर पर, सबसे कम शाजापुर में है। फिर उसके बाद उज्जैन दूसरे नंबर पर, आगर मालवा तीसरे नंबर पर, निवाड़ी आपका चौथे नंबर पर, अंतिम में आपका 5वें नंबर पर आपका आता है रतलाम। समझो, न्यूनतम वन क्षेत्र वाले ये जिले हैं। जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल में बात किया कि सर्वाधिक वन प्रतिशत में जिले कौन से हैं, तो भौगोलिक क्षेत्रफल में ओवरऑल बात कर रहा है तो उमरिया सबसे ज्यादा रहेगा, 54.95% सर्वाधिक है। उसके बाद बालाघाट 53.32, श्योपुर 51.59, मंडला 45.67 और सीधी रहेगा 40.81% में आपका। तो ये प्रतिशत में है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्रफल में अगर बात की जाए भौगोलिक में तो उज्जैन सबसे कम में रहेगा 0.69%, उसके बाद शाजापुर 0.84, तीसरे नंबर पर आगरा मालवा 1.83, फिर रतलाम 2.45 और राजगढ़ रहेगा 2.81 में। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों को ये पढ़ने पड़ा, उस तरह के डेटा कैसे याद करें, तो भाई एक ही उपाय है, या तो आप इसको शॉर्ट नोट्स बना लो या फिर एक दो बार वीडियो देख लेना, आपको याद हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, तो इसी तरीके से होते हैं। मध्य प्रदेश में भूमि उपयोग का जो पैटर्न है उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहां पर बताने का कोई वो नहीं है, आप थोड़ा स्क्रीनशॉट इसका ले लो। चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करेंगे। क्षेत्रफल के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले जिले कौन से हैं, तो भिंड ने सबसे ज्यादा वृद्धि की है, उसके बाद रतलाम ने, फिर आपका निवाड़ी ने। तो भिंड, रतलाम, निवाड़ी एक आपके वृद्धि करने वाले मध्य प्रदेश के जिले हैं। क्षेत्रफल में सबसे कमी करने वाले अगर जिलों की बात करें, दमोह ने सबसे ज्यादा कमी की है, उसके बाद सागर ने, फिर आपकी श्योपुर ने। झाड़ियों में अगर बात की जाए सर्वाधिक मुरैना में है, उसके बाद सबसे कम जो है हरदा में है। वन अग्नि, फॉरेस्ट फायर की बात किया है, सर्वाधिक जिलों में वन अग्नि जो है घटना घटित कहां पर की गई है, सेंसर, जहां पर बड़ी निरंतर और बार बार जंगल की आग घटनाओं को पता चला है। 2022-23 में छिंदवाड़ा जिले में देखने को मिला था और उसके बाद रायसेन में भी जिले को वन अग्नि की घटनाएं देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र की प्रजाति की बात किया है तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में सर्वाधिक वन जो है टीक के हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक वन जो है आपके पलास के हैं, पलास को जंगल की आग भी कहते हैं। शहरी वन क्षेत्र में सर्वाधिक जो वृक्ष हैं अमरूद के हैं और सर्वाधिक गैर लकड़ी वन उत्पाद की बात किया तो तेंदुपत्ता के हैं। और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात किया जो आक्रमक प्रजाति है वो वाइल्ड सेज की है। इस रिपोर्ट में कुछ पहली बार हुआ है, क्या हुआ है, वन क्षेत्र के आंकड़े 751 जिलों को संकलित यहां पर किया गया है और पहले ISFR आंकड़े केवल 636 जिलों का ही था, लेकिन अभी 751 जिलों को शामिल किया गया है। बांस आवरण का भी अनुमान लगाया गया है, वृक्ष आवरण में शामिल किया गया है बांस को, क्योंकि अब FSI जो है पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हो चुके हैं। एक दशक के बाद, 10 सालों के बाद कृषि वानिकी भारतीय वनों की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर अलग अलग अध्याय जो है यहाँ पर दिए गए हैं। तो अगर आप इसकी पूरी रिपोर्ट पढ़ोगे तो आप कहोगे अलग अलग रिपोर्टों को यहाँ पर शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में। पर्यावरण पारिस्थितिकी के बारे में ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, क्यों, क्योंकि यहां से आपके 2 या फिर आपके एक क्वेश्चन तो पक्का बनता ही बनता है, एक भी बन सकता है, 2 भी चांस रहते हैं बन जाए। छोटा सा चैप्टर है, इसको समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। तो एक बार जोरदार देखिए, चैनल को नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लो। साथ में हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है UPSC नट। इस ऐप को डाउनलोड करके आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यमों में। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिल जाती है, PDF भी मिल जाती है और यहाँ पर टेस्ट सीरीज जो है आप किसी भी तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट की कर रहे हो, UP की, MP की, बिहार की, कहीं की भी कर रहे हो, आपको यहाँ पर जो है मिल जाता है। तो ऐप को अभी डाउनलोड कर लेना है आप, UPSC नट, डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दी है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी की बात करेंगे। सबसे पहले कान्हा टाइगर रिजर्व देश में नंबर 1, किसमें भाई नंबर 1 है, बात किया है तो कान्हा टाइगर रिजर्व जो है बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास क्षेत्र घोषित किया गया है। तो कान्हा टाइगर रिजर्व में क्या गया है, बाघों के लिए सर्वश्रेष्ठ आवास के रूप में जो है घोषित किया गया है। वन जीव संपदा संरक्षण में सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय वन जीव संस्थान देहरादून के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। मंडला जिले में जो कान्हा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है वह शाकाहारी वन्य प्राणियों की यहाँ पर संख्या जो है 1,02,485 है, जो कि देश में सबसे अधिक जनसंख्या बताई जा रही है। तो इसीलिए कान्हा टाइगर रिजर्व जो है नंबर 1 है। राज्य में वन प्राणी संतुलन की बात किया है तो दक्षिण अफ्रीका की कंजर्वेशन सॉल्यूशन टीम वन विभाग मध्य प्रदेश को एक नवाचार हुआ है। क्या हुआ है, शाजापुर जिले में दक्षिण अफ्रीका विशेषज्ञों की मदद से हेलीकॉप्टर के द्वारा बोमा पद्धति से 45 काले हिरणों को पकड़कर गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा गया है। तो ये इंपोर्टेंट हो जाता है कि यही पूछा जा सकता है किस अभ्यारण्य में छोड़ा गया, गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा गया है।
किसको छोड़ा गया? काले हिरणों को छोड़ा गया है। कितने हिरणों को छोड़ा गया? 45 काले हिरणों को छोड़ा गया है, जिसे किस निम्बरक कहते हैं। किस पद्धति से छोड़ा गया? बोमा पद्धति से छोड़ा गया है। यह पायलट प्रोजेक्ट जो है नीलगाय और काले हिरण से होने वाले फसलों से नुकसान को कम करने, वन जीवों को संतुलन और भविष्य में इसके लिए उपाय किया जा सके, इसके लिए कार्य किया गया है। हेलीकॉप्टर के द्वारा बोमा पद्धति से अब तक 295 से अधिक काले हिरण वन संरक्षित क्षेत्रों और अभ्यारण्य में छोड़े जा चुके हैं। 20 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर 2025 तक काले हिरण को विस्थापित जो है किए जाना यहाँ पर संभावित है। ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व की बात किया तो प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व है जो कि बैतूल में बनाया जा रहा है और इसका नाम ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व जो है रखा जा रहा है। यहाँ की कुछ खास बातें होंगी तभी तो इसका प्रमुख है। क्या है? यह रिजर्व बैतूल, भीमपुर, भैंसदही तहसीलों में जंगलों में फैला है। कुल क्षेत्रफल 250 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि 244.844 वर्ग किलोमीटर रिजर्व फॉरेस्ट है और 25.156 वर्ग किलोमीटर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में शामिल किया गया है। ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और मेलाघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र को जोड़ने वाला एक वन्यजीव कॉरिडोर को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। यही चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, मेलाघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, इन दोनों को जो है ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व जो है जोड़ेगा। ताप्ती, चिचोली और ताबड़ी फॉरेस्ट रेंज मिलाकर इसको गठित किया जा रहा है। वह देश का पहला ऐसा कंजर्वेशन है जहां पर 2 टाइगर रिजर्वों को आपस में जोड़ा जा रहा है। बात करेंगे रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। भाई ये कौन सी बला है? चलो देखते हैं। एआई आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। रियल टाइम वन अलर्ट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश बन चुका है, जो कि भूमि अतिक्रमण, भूमि उपयोग परिवर्तन, वन हर्ष का पता लगाकर वन विभाग को समय पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम बनाता है। वन विभाग के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस प्रणाली को 5 संवेदनशील वन मंडलों में लागू किया गया है, जिनमें शिवपुरी, गुना, विदिशा, बुरहानपुर और खंडवा को शामिल किए गए हैं। असम और मध्य प्रदेश के बीच में व्यापार उद्योग के साथ इको टूरिज्म, वन्य जीव पर्यटन की दिशा में एक विशेष पहल की जा रही है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला में जबेरा विधानसभा क्षेत्र के दोनी ग्राम में प्राचीन टीले से 10 से 11वीं शताब्दी की अद्भुत प्रतिमाओं को भी यहाँ पर खोजा गया है। इसमें जो प्रतिमाएं खोजी गई, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, उमा महेश्वर, पार्वती, अर्धनारीश्वर, वायुदेव, गज, अप्सरा, विभिन्न नायिकाएं इसमें शामिल है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 की बात किया तो विश्व का सबसे बड़ा वन सर्वेक्षण मध्य भारत में शुरुआत किया जा रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व के परिक्षेत्र हिनोता के अंतर्गत एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी लगभग 100 वर्ष से अधिक आयु की हो चुकी थी, जिसका नाम है वत्सला हथनी। 8 जुलाई 2025 को मृत्यु हो गई और वत्सला को केरल से नर्मदापुरम लाया गया था। तो केरल से नर्मदापुरम लाया गया था। पन्ना टाइगर रिजर्व में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी थी, जिसकी 100 वर्ष से अधिक आयु में वत्सला हथनी की जो है 8 जुलाई 2025 को मृत्यु हो गई है। गांधी सागर अभ्यारण्य में दुर्लभ प्रजाति के रात्रिचर वन्यजीव तिहाई घोष केराकल की उपस्थिति दर्ज हुई है। भारत में अब प्रजाति विलुप्त श्रेणी में इसको रखा गया है। मध्य प्रदेश में चंबल अभ्यारण्य के बाद दूसरे सोन चिड़िया अभ्यारण्य में प्राकृतिक पर्यावास में घड़ियाल का प्रजनन हो रहा है। इसके अंतर्गत सोन, गोपद और बनास नदियों को शामिल किया जा रहा है। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के जल संचय जन भागीदारी अभियान में खंडवा जिले की जल संचय करने वाले जिलों में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है खंडवा जिले ने, और राज्य की श्रेणी में देश में चौथे स्थान पर रहा है। और इसमें जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने प्रदेश और जिलों की रैंकिंग को जारी किया हुआ है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 को मनाया गया। यहाँ पर विषय था प्लास्टिक प्रदूषण का उन्मूलन। प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम 5 जून से लेकर 30 सितंबर 2025 तक चलाया गया था और इस अभियान में जन सहयोग को पौधरोपण किया जाना, तो इसके लिए एक ऐप और पोर्टल का भी लॉन्च किया गया था। पेंच टाइगर रिजर्व में 3 दिनों तक ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन वर्कशॉप चालू की गई है 15 से 17 सितंबर 2025 तक। इसमें बाघ संरक्षण जो है विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। इंदौर में 25 एकड़ क्षेत्र में एक निर्मित किया गया प्रदेश का सबसे बड़ा वाटर पार्क, जिसे इमेजिका एक्वा उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम इमेजिका एक्वा रखा गया है। भोपाल के साहेबपुरा क्षेत्र में करीब 100 हेक्टेयर क्षेत्र में स्टेट ऑफ द आर्ट के सहयोग से बायोडायवर्सिटी पार्क की भी स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट आता है खरगोन जिले के भगवानपुरा में गोमुख नदी में स्वच्छता कार्य जो है किया जा रहा है। सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई से लेकर बाघ दिवस 29 जुलाई तक की अवधि तक एक नया अभियान बाघ देव प्रारंभ किया गया है। और इस जो बाघ देव अभियान है बपर क्षेत्र की 130 इको विकास समितियों में मिट्टी के बांध यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। राज्य शासन ने 11 अप्रैल 2025 को सागर जिले के 258.64 वर्ग किलोमीटर में आरक्षित वन क्षेत्र को मध्य प्रदेश का
2025वां टाइगर रिजर्व घोषित करने की अधिसूचना जारी की है, जिसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य रखा जा रहेगा और वन मंडल का नाम जो है उत्तर सागर वन मंडल रखा जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था। तहसील कौन सी लगेगी, तो बंडा साहेगढ़ तहसील लगेगी, ध्यान रखना है। बात करेंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व की, तो माधव नेशनल पार्क जो है शिवपुरी में है, मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है 7 मार्च 2025 को। देश का यह 58वां टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश का 9वां है, देश का 58वां टाइगर रिजर्व है। माधव नेशनल पार्क की स्थापना 1956 में की गई थी। चलिए बात करेंगे टाइगर रिजर्व का नाम माधव टाइगर शिवपुरी और टाइगर रिजर्व की कुछ सीमाएं हैं। किस जिले में है माधव टाइगर रिजर्व, तो शिवपुरी में है जो कि मध्य प्रदेश में है। वन मंडल आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी पड़ेगा। आरक्षित वन की बात किया है तो आरक्षित वन यहाँ पर 32,429.52 हेक्टेयर में है। संरक्षित वन की बात किया है तो 2422 हेक्टेयर में है। राजस्व क्षेत्र की बात किया है तो 2671.824 हेक्टेयर में है। कुल क्षेत्र की बात किया है तो 37,523.344 हेक्टेयर में इसका जो है स्थान रखा गया है। सोनेवानी, अब ये सोनेवानी क्या है, तो कान्हा नेशनल पार्क और पेंच टाइगर रिजर्व के बीच में बालाघाट के सबसे घने जंगल वाला जो इलाका है जिसे सोनेवानी कहती है, कंजेशन रिजर्व को जो है बनाया जा रहा है। तो कान्हा नेशनल पार्क और पेंच टाइगर रिजर्व के बीच का जो भाग होगा उसे सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में जो है बनाया जा रहा है। और वन विभाग ने बैतूल के ताप्ती और गुना के राघोगढ़ के साथ बालाघाट के सोनेवानी को कंजर्वेशन बनाने का प्रस्ताव राज्य को भेज दिया है। सोनेवानी प्रदेश का सबसे सुरक्षित आदर्श टाइगर कॉरिडोर के रूप में इसको स्थापित किया जा रहा है। वर्ष 2015 में सोनेवानी क्षेत्र वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस एरिया भी घोषित किया जा चुका है, मतलब कि यहाँ पर पहले ट्रायल चालू किया गया था। सोनेवानी में 123 साल पुराना ब्रिटिश कालीन जंगल रेस्ट हाउस भी मौजूद है। रातापानी टाइगर रिजर्व के समीप 2 फॉरेस्ट रेंज भी हैं, सीहोर की वीरपुर, भोपाल की समर्था रेंज, और इसको मिलाकर ही नया कंजर्वेशन भी बनाया जा रहा है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम के अंतर्गत 3 दिवसीय 7वां पक्षी सर्वे 10 मार्च 2025 को मड़ई में किया गया था। उसी के तहत बांधव टाइगर रिजर्व की बात किया तो पतोर परीक्षित पनपता पीठ में सोन श्वान जो है पाए गए हैं, मतलब कि सोन डॉग्स पाए गए हैं। मंदसौर में गांधी सागर अभ्यारण्य को भूमि पर 2 चीते जो है छोड़े गए हैं। राज्य सरकार ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत माई भारत पोर्टल मेगा इवेंट भी लॉन्च किया है। और इस अभियान का उद्देश्य की बात किया है तो समाज के भागीदारी जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण करना, सफाई करना, मरम्मत और जल प्रदूषण की कमी करना, इसको बढ़ावा देना इसका प्रमुख कार्य बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 2025 में प्रदेश में स्तर पर गिद्धों की गणना की गई है और गिद्धों की संख्या 12,981 हो चुकी है। मध्य प्रदेश की बात किया देश के में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन चुका है, ध्यान रखिएगा। वन विभाग भारतीय वन जीव संस्थान देहरादून के द्वारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से बांधव टाइगर रिजर्व में 20 से 24 फरवरी 2025 तक 50 बाइसन गौर को पुनर्स्थापित जो भी किया गया था। वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में है, यहाँ पर वन प्राणी आदान प्रदान योजना चलाई गई। शकरगढ़ जूनागढ़ गुजरात से एशियाटिक सिंहों को यहाँ पर लाया गया है। नेक्स्ट आता है कि महाराजा मार्तंड सिंह जूडो व्हाइट टाइगर सफारी और चिड़ियाघर मुकुंदपुर सतना के प्लान के तहत गोविंदपुर रीवा में सैटेलाइट फैसिलिटी के रूप में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना को प्रस्ताव जो है लाया गया है। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की बात करें, चंबल नदी के 435 किलोमीटर क्षेत्र को चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य घोषित किया गया है। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है। नदी में घड़ियालों की वृद्धि की वजह से देवरी इको सेंटर भी यहाँ पर वृद्धि वजह बन रहा है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की स्थापना 30 सितंबर 1978 को भारत सरकार के द्वारा की गई थी। घड़ियालों का कुनबा बढ़ाने के लिए मुरैना में चंबल घड़ियाल सेंचुरी, देवरी घड़ियाल सेंटर, हैचिंग सेंटर की शुरुआत की जा रही है। पूरे विश्व में सर्वाधिक घड़ियाल बात किया तो चंबल नदी में ही पाए जाते हैं। विश्व में लगभग 3000 घड़ियाल हैं, जिनमें से 85% घड़ियाल चंबल नदी में ही पाए जाते हैं। पूरे विश्व में 3000 घड़ियाल हैं, जिसमें से 85% चंबल नदी में पाए जाती है। राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्य को बाघ हस्तांतरित करने के लिए भी एक अध्यादेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व को बाघ सौंपे गए हैं। मुख्यमंत्री ने सागर जिले में जन कल्याण पर्व के अंतर्गत लाखा बंजारा झील का जीर्णोद्धार किया हुआ है। इंदौर का एयरपोर्ट अब जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बनने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। बात किया है उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के द्वारा ग्वालियर में देश के पहले GSI भूवैज्ञानिक संग्रहालय का उद्घाटन भी किया जा रहा है। अब आप लोग ये तो नहीं सोच रहे हो ना सर छोड़ के पढ़ा, क्योंकि वहां पर बात है ना सिर्फ पढ़ने वाली है, कोई याद करने वाली नहीं है, तो इसीलिए जो याद करने वाले पॉइंट है उनको बता रहे हैं। शहडोल में MTP के नवनिर्मित सरसी आइलैंड रिसोर्ट का उद्घाटन किया गया। बाणसागर डैम के बैक वाटर पर मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा जो है रिसोर्ट का निर्माण किया गया था।
जर्मनी के रिशाल्ट के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में मुख्यमंत्री यादव ने हस्ताक्षर किया है। रातापानी टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर 2 दिसंबर 2024 को रातापानी अभयारण्य को मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया था और देश का यह 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। जिला की बात किया तो रातापानी रायसेन सीहोर जिले में है। संरक्षित क्षेत्र रातापानी वन्यजीव टाइगर में आता है। अभयारण्य में टाइगर रिजर्व का नाम रातापानी टाइगर रिजर्व कोर क्षेत्र क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के रूप में इसका दिया गया है। बात यहाँ पर रातापानी टाइगर रिजर्व की है, इसको छोड़ते हैं। फिर हम बात करेंगे अन्य जानकारी की। तवा जलाशय रामसर साइट के बारे में। तो 8 जनवरी 2024 को तवा जलाशय को 14 अगस्त 2024 को रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। तो तवा जलाशय को किसमें आर्द्र भूमि के रूप में घोषित किया गया है। आर्द्र भूमि के रूप में घोषित किया गया है 14 अगस्त 2024 को। तो मध्य प्रदेश में कितनी साइटें हो चुकी हैं? 5 रामसर साइटें हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में स्थित है तवा जलाशय। इसका निर्माण तवा और देनवा नदियों के संगम पर बना हुआ है। तवा जलाशय का निर्माण 1958 में तवा बांध के निर्माण में किया गया था। तवा की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जैसे मलानी, सोनभद्र, नांगद्वारी। सतपुड़ा टाइगर राष्ट्रीय उद्यान और बोरी वन्य अभयारण्य पश्चिमी सीमा जो है बनाता है। यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के 6 दर्शनीय स्थलों को अस्थायी सूची में शामिल किया है, जिनमें ग्वालियर का किला, धमनार का ऐतिहासिक समूह, भोजेश्वर महादेव मंदिर भोजपुर, चंबल घाटी के रौप कला, खूनी भंडारा, बुरहानपुर, रामनगर और मंडला की गौड़ स्मारक को जो है यूनेस्को ने अस्थायी सूची में शामिल किया हुआ है। पहला 5 ग्रीन लीफ रेटिंग रिसोर्ट। स्वच्छ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन लीफ रेटिंग एक अनूठी पहल शुरुआत की गई है। केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता पर्यावरण मंत्रालय की संयुक्त रूप से इसको लागू किया गया है। देश में आतिथ्य सुविधा जैसे रिसोर्ट, होम स्टे, धर्मशाला सुविधाओं में स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम के अंतर्गत नर्मदापुरम जिले के मड़ई में स्थित वायसन रिसोर्ट को देश का प्रथम स्थान जो है दिया गया है। रायसेन जिले में अवस्थित जो झीरी बड़ेहा गांव है उसको बेतवा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गंगा जल संवर्धन अभियान का यहाँ पर जो है शुरुआत या शुभारंभ किया हुआ था। यहाँ पर हम बात करेंगे जो चर्चित राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो इंपोर्टेंट पार्ट है ये, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना होगा आपको क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में बनते भी हैं। सबसे पहले जूम आउट कर लेते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंचमढ़ी अभयारण्य। क्यों चर्चा में रहा पंचमढ़ी अभयारण्य? तो राजा भभूत सिंह के नाम पर पंचमढ़ी अभयारण्य का नाम राजा भभूत सिंह अभयारण्य कर दिया गया है। तो पंचमढ़ी अभयारण्य का नाम क्या हो गया है? राजा भभूत सिंह अभयारण्य हो चुका है। ओमकारेश्वर वन्य अभयारण्य की बात किया तो डॉक्टर मोहन यादव ने स्थापना दिवस 1 नवंबर 2025 को 27वें वन्यजीव अभयारण्य का ओमकारेश्वर वन्य अभयारण्य की घोषणा की और यह अभयारण्य खंडवा एवं देवास जिलों में बनाया गया है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात किया तो भारत सरकार वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन नई दिल्ली के द्वारा वन प्राणियों के संरक्षण संवर्धन की दृष्टि से यहाँ पर 22 सितंबर 2023 को वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को विभिन्न क्षेत्रों में सूचित किया गया और केंद्र सरकार के द्वारा कैन बेतवा लिंक परियोजना की स्वीकृति भी अध्यारोपित की गई है, जिसका पालन जिला सागर, दमोह और नरसिंहपुर नौरादेही की वीरांगना अभयारण्य जिले को शामिल किया गया है। वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश का 7वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। रातापानी अभयारण्य की बात किया है तो जंगल सफारी प्रारंभ करने वाला यह पहला वन्यजीव अभयारण्य है और इसे टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है। करेरा अभयारण्य की बात किया तो शिवपुरी जिले के करेरा में इसको वन्य प्राणी अभयारण्य के रूप में डिनोटिफाइड समाप्त कर दिया गया है। इसको वन्य प्राणी अभयारण्य को समाप्त कर दिया गया और इसका गठन 1981 में सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए किया गया था। कर्माझिरी अभयारण्य की बात किया तो सिवनी जिले में पेंच टाइगर रिजर्व के सीमावर्ती क्षेत्र में है और यह नवीन कर्माझिरी अभयारण्य को घोषित किया गया है। तो अभी डिनोटिफाइड किया गया है करेरा अभयारण्य जो कि शिवपुरी में था। बात की जाए यहाँ पर तेंदुओं की संख्या रिपोर्ट के अनुसार तो 29 फरवरी 2024 को भूपेंद्र यादव हैं केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री, भारत में तेंदुओं की गणना के आंकड़े जारी किए। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से नंबर 1 रहा है तेंदुओं की संख्या में। देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में तेंदुए हैं 3907, 3907 तेंदुए मध्य प्रदेश में है। देश के 3 टाइगर अगर रिजर्व की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा तेंदुए हैं। बात किया है कि देश में सबसे कम तेंदुए कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में केवल 42 हैं, ध्यान रखिएगा। और सबसे अधिक तेंदुओं की आबादी करने वाला स्थल की बात किया तो आंध्र प्रदेश का श्रीशैलम, नागार्जुन, इसके बाद पन्ना टाइगर है, ध्यान रखना है सतपुड़ा। रीवा में रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा 3 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट भी स्थापित किए गए हैं। 6 सितंबर 2023 को रायसेन के रांची जिले में देश की पहली सोलर सिटी को लोकार्पण किया गया था। सोलर सिटी वार्षिक 14,000 टन से CO2 उत्सर्जन में जो है कमी ला रही है।
चीता पुनर्स्थापना की बात की जाए तो 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, जिनमें 3 नर थे, 5 मादा थी, जिनमें मध्य प्रदेश की उत्तरी दिशा में श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में इनको छोड़ा गया था। उसके बाद 18 फरवरी 2023 को, एक साल बाद, दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लाया गया, जिनमें 7 नर और 5 मादा थी। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को अब कूनो में ही छोड़ा गया था। अब चीतों की संख्या 12 हो चुकी है। क्यों 12? आपको बाद में लाए गए और 8 पहले लाए गए, तो टोटल 20 हो चुके हैं। प्रोजेक्ट चीता इनोवेटिव इनिशिएटिव अवार्ड में आपको शामिल भी किया गया है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। राज्यवार बाघों की संख्या को प्रकाशित किया गया और 2022 में भारत में कुल बाघों की संख्या 3682 है और बाघ की गणना हर 4 साल में एक बार की जाती है। सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में ही है, जो कि 785 संख्या है। इसके बाद कर्नाटक में है 563। तो अगर बात किया तेंदुओं में मध्य प्रदेश सबसे टॉप पर है, बाघों में भी मध्य प्रदेश सबसे टॉप पर है। हमने आपको बताया था रामसर साइट्स, वेटलैंड्स बताए थे, जो आपकी आर्द्र भूमि है मध्य प्रदेश में 5 हैं। अब कौन कौन सी है? भोजलैंड वेटलैंड भोपाल में 2002 में घोषित किया गया था। सांक सागर शिवपुरी में 2022 में घोषित किया गया है। शिरपुर तालाब इंदौर में 2022 में घोषित किया गया। यशवंत सागर इंदौर में 2022 में घोषित किया गया। तो 2022 में 3 को घोषित किया गया था, सांक सागर, शिरपुर तालाब, यशवंत सागर। सबसे अंतिम में तवा जलाशय, जो कि इटारसी नर्मदापुरम जिले में है, 2024 में इसको जो है घोषित किया गया था। ध्यान रखना। बात की जाए, तवा जलाशय एक ऐसी है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी साइट है और सिरपुर तालाब प्रदेश की सबसे छोटी रामसर साइट के रूप में शामिल की गई है। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में 3 वन्यजीव अभ्यारण्य 2025 में घोषित किए गए हैं। 25वां आपका डॉक्टर भीमराव अभ्यारण्य घोषित किया गया, जो कि सागर जिले में है। 26वां आपका डॉक्टर देवी अहिल्याबाई होलकर अभ्यारण्य घोषित किया गया, इंदौर बड़वाय खरगोन में है। 27वां आपका वन्यजीव अभ्यारण्य ओमकारेश्वर घोषित किया गया है, जो कि आपके ओमकारेश्वर जिले में है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देवी अहिल्याबाई होलकर, ओमकारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य को घोषित अभी हाल ही में किया गया है। मध्य प्रदेश में कुछ अन्य प्रस्तावित अभ्यारण्य भी हैं, जैसे राजा दलपत साय अभ्यारण्य मंडला जिले में है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य हरदा जिले में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अभ्यारण्य सीहोर जिले में है, महात्मा गांधी अभ्यारण्य बुरहानपुर जिले में है, जमुना देवी अभ्यारण्य सरदार जिले में है, शरभंगा अभ्यारण्य सतना जिले में है और अंतिम में संजय गांधी अभ्यारण्य छिंदवाड़ा जिले में है। तो ये आपके प्रस्तावित है, अभी बने नहीं है, प्रस्तावित है। जो 3 बन चुके हैं वो आपको मैंने बता दिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे अपने पहले ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना से। आज हमारे 4 चैप्टर है, ध्यान रखना है, चारों चैप्टर इंपोर्टेंट है। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना से बात करें तो यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त रूप से परियोजना है, मतलब कि दोनों ज्वाइंट रूप से ताप्ती बेसिन मेगा परियोजना चल रही है। यह विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड रिचार्ज परियोजना के रूप में जानी जाती है। मध्य प्रदेश की तीसरी नदी जोड़ो परियोजना के लिए महाराष्ट्र के साथ 10 मई 2025 को हस्ताक्षर किए गए और दोनों राज्यों में सिंचाई क्षेत्र के विस्तार और पेयजल की उपलब्धता जो है इससे बढ़ाई जाएगी। परियोजना में मुख्य रूप से 4 संरचनाओं को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी हरिया गुटी पर बांध बनाया जाएगा और यहाँ पर कुल सिंचाई जो होगी मध्य प्रदेश के लिए 3,57,788 हेक्टेयर होगी और महाराष्ट्र के लिए 2,34,706 हेक्टेयर में जो है सिंचाई यहाँ पर की जाएगी। टोटल मिलाकर 3,57,000 है। मध्य प्रदेश में 1,23,082 हेक्टेयर पर होगी और महाराष्ट्र में 2,34,706 हेक्टेयर पर सिंचाई जो है की जाएगी। महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पर जो तापी नदी है उसमें बजाड़ा जोन जो है तैयार किया जाएगा और यह ताप्ती नदी के समानांतर ही जाता है। तो नाम थोड़ा सा अजीब था, सॉरी माफी चाहता हूँ। बजाड़ा डॉन को तैयार किया जाएगा जो कि ताप्ती नदी के समानांतर ही है और ये महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर जो है स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और खंडवा जिले की बुरहानपुर, नेपानगर, खकरनार, हालवा की कुल 4 तहसीलों को लाभ मिलेगा और प्रदेश के सबसे बड़े क्षेत्र निवाड़ क्षेत्र को भूजल स्तर से यह बढ़ावा मिलेगा। तो जूम कर लेते हैं, शायद तो आप लोगों को थोड़ा कम दिख पा रहा होगा, है ना? अभी ठीक है। फिर आती है हमारी चंदेवा की बावड़ी। चंदेवा की बावड़ी की बात की जाए तो भाई 350 वर्ष पुरानी है चंदेवा की बावड़ी, जो कि दतिया शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है, दतिया भांडेर मार्ग के दाहिनी ओर। इसकी वर्तमान स्थिति काफी अच्छी होने के कारण इसे भारत की जल धरोहरों की सूची में शामिल किया गया है। तो कभी पूछा जाए तो चंदेवा की बावड़ी दतिया भांडेर मार्ग पर है और इसको भारत की जल धरोहरों की सूची में जो है स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना सन 1675 में की गई थी। इसके निर्माता राजा वीर सिंह थे, जो कि प्रथम। बाणसागर नदी पर डांगुरली बैराज का निर्माण किया गया है और बाघ नदी पर वियर का निर्माण और लावा घोगरी तोतला डोह जल विनिमय परियोजना जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य की एक सैद्धांतिक सहमति से बनी है परियोजना है।
सिंगरौली जिले की बात किया तो कंचन नदी पर पुनर्जीवन परियोजना सरकार समाज के सहयोग से नदी संरक्षण का एक अनूठी पहल है। नरसिंहपुर जिले की बात की जाए तो ग्राम पंचायत अंडिया डोंगर गांव की सेड़ नदी है, उस पर 300 बोरी बंधान जो है बनाए गए हैं और बोरी बंधान के माध्यम से नदी में बहते पानी को रोका गया है। तो छोटी छोटी कुछ आपके बैराज या निर्माण बनाए गए हैं, उनको भी देखना है, जो बड़े बनाए गए हैं उनको भी एक बार नजर जरूर मानना है। फिर आता है बड़े में पार्वती काली सिंध चंबल नदी लिंक परियोजना। ये इंपोर्टेंट है क्योंकि पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना की अनुमति जो लागत है 72,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसमें मध्य प्रदेश 35,000 और राजस्थान 37,000 करोड़ रुपए जो है व्यय करेगा, खर्च करेगा। केंद्र की इस परियोजना में कुल लागत बात की जाए तो 90% केंद्रांश, 10% जो है राज्य रहेगा। परियोजना से मध्य प्रदेश के 13 जिलों को इसमें लाभ मिलने की अनुमान बताया जा रहा है कि 13 जिलों को मध्य प्रदेश के लाभ मिलेगा। और स्वीकृति जो है परियोजना को मध्य प्रदेश के मालवा एवं चंबल क्षेत्र के 10 जिले जिसमें गुना, शिवपुरी, मुरैना, उज्जैन, सीहोर, देवास, इंदौर, आगरमालवा, शाजापुर, राजगढ़ के कई सारे गांव हैं, जैसे 18,065 गांव हैं और 4,73,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नवीन सिंचाई क्षमता जो है यहाँ पर निर्मित हो जाएगी, जिससे 40 लाख की आबादी को पेयजल भी उपलब्धता यहाँ पर हो जाएगी। साथ ही चंबल दाई मुख्य नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण से भिंड, मुरैना, श्योपुर जिलों को 1205 जो ग्राम हैं इनको यहाँ पर सिंचाई की सुविधा जो है मिल जाएगी। तो ये अच्छी योजना है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे गांव, बहुत सारे जिले से सुधर रहे हैं। परियोजना की कुल जल भराव क्षमता की बात किया तो 1908.83 घन मीटर होगी और यहाँ पर परियोजना के अंतर्गत 21 बांध या बैराज निर्मित की जाएंगे। तो यहाँ पर जो है 21 बांधों का निर्माण इस परियोजना में किया जाएगा। सिंगस्त के लिए छिप्रा में पानी इसी से आएगा और सिंगस्त 2028 के लिए छिप्रा को प्रवाहमान बनाने के लिए सेवर खेड़ी और या सिलार खेड़ी एवं चितावत परियोजना इसमें शामिल जो है की गई। सिंगस्त का मेला लगता है छिप्रा नदी पर, आपको पता होगा, है ना। तो इस पर इस मेले में जो पानी है वो छिप्रा नदी से ही आएगा। संशोधित है पार्वती काली जो चंबल लिंक परियोजना है, इसमें कुछ संशोधन भी है। जैसे प्रथम चरण में ही किया जाएगा मालवा क्षेत्र परियोजना के प्रमुख घटकों का निर्माण। पहले चरण में सिंचाई और पेयजल यहाँ पर घटकों का निर्माण जो है फेज 2 में रखा जाएगा। संशोधित पार्वती काली चंबल लिंक परियोजना प्रदेश के चंबल मालवा सिंचाई पेयजल के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता होगी। पर्यटन क्षेत्र में बात की जाए तो उद्योग क्षेत्र को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने 26 दिसंबर 2024 को पीकेसी पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना को जो है लागत बताई है कि 28,798 करोड़ 2 लाख रुपए यहाँ पर अनुमोदन जो है दिया गया है। इस अंक के अंतर्गत मध्य प्रदेश की 17 परियोजनाओं, राजस्थान की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजनाओं शामिल की गई हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से इस कार्य परियोजना को आगामी 5 वर्षों में पूर्ण यहाँ पर जो है कर लिया जाएगा। तो ये कई सारी आपकी नदी जोड़ो परियोजनाएं थी, जिसमें से ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज और पार्वती काली सिंध। तो इनमें से दो तो आपको याद रखना है। ताप्ती बेसिन किसके राज्य के बीच में? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के बीच में। पार्वती काली सिंध राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच में। तो ये कुछ कुछ पॉइंट तो याद करो, जिससे कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट बात करेंगे मध्य प्रदेश से प्रारंभ होने वाली पार्वती, कूनो, काली सिंध, चंबल, छिप्रा सहायक नदियों के जल का अधिकतम उपयोग जो है किया इसमें जाएगा। परियोजना के अंतर्गत 21 जो बांध बनाए जाएंगे, इसमें बैराज, बेलिसिंग, रिचार्ज व आदि का निर्माण जो है किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना में श्रीमंत माधवराव सिंधिया सिंचाई कॉम्प्लेक्स में 4 बांध, जिसमें कटीला, सोनपुर, पावा, धनवाड़ी 2 बैराज बांध, श्यामपुर और नैनागढ़ में कुंभराज कॉम्प्लेक्स में 2 बांध बनाए जाएंगे, कुंभराज 1, कुंभराज 2, रणजीत सागर बांध, लखुंदर बैराज, ऊपरी चंबल कछार में 7 बांध बनाए जाएंगे, सोनचिरी, रामबासा, बचेरा, पदुनिया, सेवरखेड़ी, चितावद और सीकरी सुल्तानपुरा, ये सभी जगहों पर आपके 21 बांधों का निर्माण जो है किया जाएगा। अब इसके बारे में कुछ इतना खास है नहीं, जो बस मोटी मोटी बातें होंगी उस पर बोल दिया है। चलिए नेक्स्ट आती है इंपोर्टेंट केन बेतवा लिंक परियोजना। ये बहुत इंपोर्टेंट है केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना देश में भूमिगत दाबयुक्त पाइप सिंचाई प्रणाली बनाने वाली सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। तो ऐसी परियोजना है जो देश में भूमिगत दाबयुक्त पाइप सिंचाई प्रणाली बनाने वाली सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है और यह मध्य प्रदेश के छतरपुर पन्ना में केन नदी पर तैयार जो है की जा रही है। परियोजना के अंतर्गत पन्ना टाइगर रिजर्व में केन नदी पर 77 मीटर ऊंचाई और 2.13 किलोमीटर लंबाई के दोधन बांध एवं 2 टनल का निर्माण जो है किया जा रहा है। केन नदी पर दोधन बांध से 221 किलोमीटर लंबी लिंक नहर के द्वारा दोनों राज्यों में सिंचाई और पेयजल की सुविधा को यहाँ पर केन नदी के अधिशेष को बेतवा नदी में अंतरित जो है किया जाएगा। तो केन नदी का जो अधिक जल होगा वो आपका बेतवा नदी में जो है भेजा जाएगा। और जो केन बेतवा लिंक परियोजना है वो मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ध्यान रखना है।
मध्य प्रदेश की इस परियोजना के हिसाब से 10 जिलों को लाभ मिलेगा, ध्यान रखना है, जो कि छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सागर, दतिया, बेतवा, सॉरी ये आपके 10 जिले बुंदेलखंड क्षेत्र हुआ है, और बेतवा बेसिन के बिदसा, शिवपुरी, रायसेन जिले आपके जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है यहाँ पर लाभ मिलेगा। 2000 से ज्यादा गांवों को इससे लाभ मिलने वाला है। टोटल 10 जिलों को यहाँ पर इस परियोजना से इनको लाभ मिलेगा और पानी की समस्या से जूझ रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। कैन बेतवा लिंग नदी से जुड़ने के लिए मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में भी भारी लाभ होगा, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश का काफी सूखाग्रस्त है। तो यहाँ पर 10 जिलों के भी उत्तर प्रदेश के 7 लाख से किसानों को ज्यादा फायदा होने की उम्मीद बताई जा रही है। कैन बेतवा लिंग परियोजना को अगर थोड़ा सा आप डायग्राम को समझ पा रहे होंगे तो समझ लीजिए, ये देखिए ये आपका दिख रहा है और ये पॉइंट दिख रहा है, तो ये आपकी हो जाएगी केन नदी। केन नदी से पानी को ले जाकर बेतवा नदी में जो है आपको शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे क्या होगा, सूखे सिंचाई की समस्या को खत्म किया जाएगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के संयुक्त रूप से यह परियोजना है। चलिए अब वही सब बातें हैं, आप लोगों ने शायद ज्यादातर तो चीजें पढ़ी ली होंगी, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं। चलिए तो हमारा अब नेक्स्ट चैप्टर आता है मध्य प्रदेश में शिक्षा प्रदेश। एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, इसके एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। एजुकेशन से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, चलिए देख लेते हैं। 31 अक्टूबर 2025 को राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल को नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिलिंग नेक की A++ ग्रेड में प्राप्त हुई है। तो कौन सी ग्रेड प्राप्त हुई है? A++ ग्रेड जो है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल को प्राप्त हुई है। तो यही क्वेश्चन अपने आप में बन सकता है, तो इसको याद रख लो। भारत बिल्डाथॉन 2025, 12 अक्टूबर 2025 को भारत बिल्डाथॉन के लिए प्रदेश के 4 स्कूलों का चयन किया गया है, जिसमें से बात किया है तो शासकीय कमला नेहरू विद्यालय भोपाल, शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल, शासकीय संदीपनी विद्यालय रतलाम, संदीपनी विद्यालय नौगांव जिला छतरपुर। ये 4 जिलों को जो है भारत बिल्डाथॉन 2025 में शामिल किया गया है। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया रैंकिंग 2000 स्कूल रैंकिंग, ये कहा था ना चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग, तो 18 अक्टूबर 2025 को एजुकेशन वर्ल्ड संस्था की ओर से सरकारी स्कूलों की रैंकिंग में भोपाल के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर ने 2025-26 में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। मॉडल स्कूल ने लगातार 3 वर्ष शासकीय क्षेत्र के विद्यालयों की कैटेगरी में अपने स्थान को बरकरार रखा है। मॉडल स्कूल को यह सम्मान स्टूडियो क्लास, इंफ्रास्ट्रक्चर और साइकोलॉजी और अन्य विशेषताओं के कारण दिया गया है। फिर आता है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो NIRF क्या है? NIRF। अब इसकी बात की जाए NIRF की अगर बात करें तो 4 सितंबर 2025 को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी की जाती है NIRF 2025। इसमें उच्च शैक्षिक संस्थानों की रैंकिंग में उच्च शिक्षा उत्कृष्ट संस्थानों को शामिल किया गया है, जिसमें भोपाल को कैटेगरी में 201 में 201 से 300 बैंड में रैंक प्राप्त की गई है। प्रदेश का एकमात्र संस्थान है जो 2024 में भी कॉलेज कैटेगरी में NIRF की रैंकिंग प्राप्त हुई। तो भोपाल का ही कॉलेज है जो आपका 2024 में भी रैंकिंग में था, उस वर्ष भी रैंकिंग में है। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर में देश का पहला हिंदी मेडिकल कॉलेज जो है खोला जा रहा है। तो अगर कभी की बात की जाए कि MBBS के लिए हिंदी मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला जा रहा है? आपके जबलपुर में खोला जा रहा है। आदिवाणी की बात किया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI आधारित अनुवाद उपकरण है। यह जनजातीय समुदायों को जोड़ने, उनकी सांस्कृतिक पहचान को सुनिश्चित रखने की भाषाओं के डिजिटलीकरण में सहायता प्रदान करेगा। संदीपनी मालव कन्या विद्यालय इंदौर के फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का एक्सीलेंस राष्ट्रीय स्तर का अलायंस फॉर इमेजिंग स्कूल एजुकेशन अवार्ड जो है अराइज नाम से अवार्ड मिला हुआ है। तो संदीपनी मालव कन्या जो विद्यालय इंदौर में है, इसको जो है आपका स्कूल अराइज नाम से जो है आपका अवार्ड दिया गया है। प्रदेश के 2 संदीपनी विद्यालय, एक तो रतलाम का विनोबा CM राइज स्कूल विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 का नवाचार श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व की बात की जा रही है। दूसरा है CM राइज मॉडल उच्चतर माध्यमिक स्कूल झाबुआ में, जो सपोर्टिंग हेल्दी लाइफ में चुना गया है। लंदन स्थित T4 एजुकेशन संस्था ने संदीपनी विद्यालय को विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में शामिल किया हुआ है। तो दोनों विद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, रतलाम वाला, झाबुआ वाला। पूरे विश्व के लेवल पर इन दोनों विद्यालयों को जाना जा रहा है। आवासीय शिक्षा परिसर की बात किया तो जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा कन्या शिक्षा परिसरों का नाम अब माता सबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर हो जाएगा। तो अब क्या नाम हो जाएगा? माता सबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, नाम चेंज हो गया है। तो यहाँ पर बात की जाए तो प्रदेश में जनजातीय वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा बढ़ावा देने के लिए 82 कन्या शिक्षा परिसर में 8 आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित जो है किए जा रहे हैं, हो रहे हैं।
भोपाल स्थित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की बात किया तो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद में ए ग्रेड जो है प्राप्त हुआ है। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय को यूजीसी की श्रेणी ए में भी स्वायत्तता मिली हुई है। 8 अप्रैल 2025 को मंत्रिपरिषद ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत सरकार से संबंधित संस्था एडसिल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए हस्ताक्षर किए हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से संबंधित शिक्षा एडसिल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की जो मिनी रत्न श्रेणी 1 में है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज सीपीएसई संस्था है, उसके साथ में यहाँ पर जो है हस्ताक्षर की है। रविंद्र भवन भोपाल में है और इसके बीच में 4 दिनों तक चलने वाली 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जो है आयोजन भी किया गया था भोपाल में ही। देश के पहले बात की जाए जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय को उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने ग्वालियर में देश के पहले जीएसआई भूवैज्ञानिक संग्रहालय जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया है। तो कभी आ जाए कहां पर किया है, ग्वालियर में किया है। उद्घाटन किसने किया था ये कभी पूछा जाएगा, उपराष्ट्रपति ने किया था। जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय की बात की जाए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के 2 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालयों का वर्चुअली रूप से उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने छिंदवाड़ा के श्री बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय एवं जबलपुर के राजा शंकर साय रघुनाथ साय संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो दोनों संग्रहालय याद रखो, एक तो छिंदवाड़ा में है, दूसरा जबलपुर में है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा में 28.9% नामांकन है, राष्ट्रीय औसत अनुपात से जो है अधिक बताया जा रहा है। बात की जाए जैसे यहाँ पर 2024 में कुछ नवीन विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना में खोला गया है, रानी अवंती लोधी विश्वविद्यालय सागर में खोला गया है और क्रांतिसु टंटैया भील विश्वविद्यालय खरगोन में खोला गया है। तो ये कम से कम 3 तो याद यही चीज रखो कि कहाँ खोले गए हैं। तात्या टोपे गुना में, रानी अवंतीबाई सागर में, क्रांतिसु टंटैया भील विश्वविद्यालय खरगोन में खोला गया है। स्टार्स योजना क्या है, ये इंपोर्टेंट है। स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस प्रोजेक्ट, इसका फुल फॉर्म है स्टार्स योजना। स्कूली शिक्षा विभाग की स्टार्स परियोजना को केंद्र सरकार की विश्व बैंक की सहायता इसमें प्राप्त हो रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार को केंद्र सरकार 60 और 40 अनुपात में फंड प्राप्त कर रही है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार 60-40 के अनुपात में फंड इसमें डाल रही है। योजना के तहत उन कार्यों को किया जाता है जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत नहीं किए जाएंगे। इन कार्यों में कमांड कंट्रोल सेंटर की स्थापना और शैक्षणिक सुधार से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसका नाम स्टार्स योजना रखा गया है। प्रमुख नियुक्ति हुई है, नियुक्ति के बारे में बात करें मध्य प्रदेश में भोज मुक्त विश्वविद्यालय जो कि भोपाल में है, प्रोफेसर मिलिंद दत्तात्रेय दांडेकर की नियुक्ति हुई है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो कि रीवा में है, डॉक्टर राजेंद्र कुमार की नियुक्ति हुई है, कुलगुरु बने हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय जो भोपाल में है, विजय मनोहर तिवारी की इसमें कुलपति नियुक्ति के रूप में चुने गए हैं। सिंगरौली प्रदेश का पहला माइनिंग कॉलेज खोला जा रहा है। सिंगरौली में अगर पूछे जाए तो पहला माइनिंग कॉलेज कहाँ पर, सिंगरौली में खोला जा रहा है। उज्जैन में देश का पहला वीर भारत संग्रहालय बनने वाला है। मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण में साइन लैंग्वेज शामिल करने वाला देश का पहला राज्य जो है बना हुआ है। थोड़ी सी और बात करेंगे, प्रदेश के 4 शहर जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में सर्वोदय आवासीय विद्यालय जो है संचालित की जा रहे हैं। तो ये इंपोर्टेंट हो जाता है कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में सर्वोदय आवासीय विद्यालय को चलाया जा रहा है। देश का पहला शोध आधारित आईआईटी सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है। भारत के पहले शल्य चिकित्सक महर्षि सुश्रुत के नाम पर मध्य प्रदेश में मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी का नाम रखा जा रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो में प्रदेश का पहला और दुनिया का तीसरा वाटर स्कूल भी जो है खोला गया है। मध्य प्रदेश की जीवाजी विश्वविद्यालय में प्रदेश की पहली बहुभूति संस्कृत पीठ भी बनाई जा रही है। बात किया प्रदेश में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए 730 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के रूप में विकसित जो है किया जा रहा है। भारत का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय भोपाल और इंदौर में खोला जा रहा है। रीवा में रामानुजाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जा रही है। भोपाल में राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। दूसरा फिर है मध्य प्रदेश का दूसरा आवासीय संस्कृत विद्यालय रतलाम जिले में खोला जाएगा और प्रदेश का पहला आवासीय संस्कृत विद्यालय की बात किया तो डंडेरी जिलों में स्थित है। मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला घोषित जो है किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन का माधव विज्ञान महाविद्यालय प्रदेश में नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिलिंग नेक में A++ ग्रेड अंक प्राप्त करने वाला देश का पहला शासकीय महाविद्यालय जो है बन चुका है।
देश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक मध्य प्रदेश के सुजालपुर में शुरू किया जा रहा है और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी CSU भोपाल में स्थित है। तो कभी पूछी जाए सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, भोपाल में स्थित है। तो अभी तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब देखो, अब आप कहोगे सर याद नहीं हो रहा है, तो आपको ये तो शॉर्ट नोट्स बना लो इसके भी, या फिर आप लोग 1 से 2 बार वीडियो देख लो, उम्मीद करो याद हो जाएगा। याद रखना है, क्योंकि बार बार याद करोगे, बार बार एक ही चीज को पढ़ोगे, याद स्वाभाविक सी बातें हो जाएगा। करंट अफेयर्स है, इतना पढ़ना चाहिए कि हमारा एग्जाम में सफल हो जाए। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, हेल्थ के बारे में यहाँ पर जो है बातें करने वाले। हेल्थ से भी 1-2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं, एक ही क्वेश्चन बन गया तो आपका भाई इंपोर्टेंट हो जाता है। इस पूरी सीरीज से अगर आपके 3 से 4 क्वेश्चन मान लो बन जाते हैं, क्या बुराई है एक वीडियो देखने में? भाई बुराई तो नहीं है ना। करंट अफेयर्स का रोल बहुत हो गया है। अभी आपका FSO का एग्जाम आ रहा है, समझ में आ जाएगा आप सभी को। जितने लोग इसके वीडियो कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं ना, सब समझ में आ जाएगा। मध्य प्रदेश में मिशन पोषण 2.0 के तहत मध्य प्रदेश में 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया गया। अब देखो, यही क्वेश्चन हो सकता है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया गया, तो 17 सितंबर से लेकर आपके 16 अक्टूबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया। इस वर्ष का आयोजन 8वां पोषण माह था, 8वां पोषण माह के रूप में था। आयुष विभाग को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2025 सम्मान आयुष मॉनिटरिंग सिस्टम परियोजना के लिए सफल क्रियान्वयन और उत्कृष्ट परिणाम के लिए प्रदान जो है किया गया है। कुपोषण मुक्त झाबुआ के तहत बनी राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त मोटी आई आंख अभियान का शुभारंभ लॉन्च यहाँ पर भी किया गया है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार जिले से किया था। यह एक देशव्यापी स्वास्थ्य पहल है जो 2 अक्टूबर 2025 तक चलने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? एक तो मध्य प्रदेश से चालू की गई है और पूरे भारत के लेवल पे देशव्यापी आपकी स्वास्थ्य पहल है, और इसका आयोजन 17 सितंबर 2025 को 2 अक्टूबर 2025 तक ही केवल किया जाएगा। बात की जाए सुमन सखी चैटबॉट। अब सुमन सखी चैटबॉट क्या है, तो सबसे पहले तो ये धार से लॉन्च की गई है 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री के द्वारा। सुमन सखी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित चैटबॉट है जो नागरिकों को गर्भावस्था के दौरान देखभाल, उच्च जोखिम कारकों की जानकारी, महिलाओं से संबंधित जानकारी, स्वास्थ्य योजनाएं, सीमाएं जानकारी आसानी से सुमन सखी चैटबॉट जो है उपलब्ध करवाती है। सुमन सखी अगर चैटबॉट की बात किया तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सहयोग से विकसित किया गया है और यह 24/7 आवर्स किसी भी भाषा में, ज्यादातर हिंदी भाषा में भी उपलब्ध जो है रहती है। 23 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री के द्वारा छतरपुर के ग्राम गढ़ा राजनगर में बागेश्वर धाम जन सेवा समिति के द्वारा निर्मित किए जाने वाले मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी उद्घाटन किया गया है। अभी हाल ही में पता होगा, धीरेन्द्र शास्त्री जो मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में गढ़ा राजनगर में बागेश्वर धाम जन सेवा समिति उसके प्रमुख हैं, और उन्होंने ही मेडिकल साइंस कॉलेज को शिलान्यास किया है। तो इनके द्वारा शिलान्यास किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया था। 19 जनवरी 2025 को भोपाल में देश का प्रथम फिट इंडिया क्लब का उद्घाटन किया गया है। 10 फरवरी 2025 को राष्ट्रव्यापी फाइलेरिया उन्मूलन अभियान शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के 9 जिलों में इस अभियान का संचालन किया जा रहा है और 2030 तक प्रदेश को फलेरिया मुक्त बनाया जाएगा, ये भी ध्यान रखो। तो अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत कब की गई? 10 फरवरी 2025 की गई। कब तक फलेरिया मुक्त घोषित करना है? 2030 तक करना है। देश में सिकल सेल उन्मूलन की दिशा में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त है। सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग में मध्य प्रदेश अव्वल स्थान पर रहा है। देश की पहली मेडिसिटी का निर्माण उज्जैन में किया जाएगा। बात की जाए MWEF कार्यक्रम। MWEF कार्यक्रम क्या है? तो मेटरिंग वुमेन एम्पावरमेंट फ्यूचर कार्यक्रम की शुरुआत जो है आपकी प्रदेश सरकार ने UN विमेन इंडिया और नोकिया ने दोनों ने मिलकर प्रदेश में की है। इसका उद्देश्य है कि युवा महिला और छात्राओं को आवश्यक व्यावसायिक कौशल प्रदान करना, ताकि बेहतर ढंग से प्रशिक्षित हो सके, तकनीकी उद्योग क्षेत्र से बेहतर करियर अपना भी बना सके और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सके। इस कार्यक्रम में प्रदेश की 12 जनजाति बहुल जिलों में शुभारंभ किया गया है, ध्यान रखना है। फिर आता है सैनिटेशन एवं हाइजीन योजना। सैनिटेशन हाइजीन योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा मध्य प्रदेश में किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए की है। इनका प्रयास जो है यूनिसेफ ने भी सहारा है। मुख्यमंत्री ने कहा है 11 अगस्त को भोपाल में आयोजित छात्राओं के संवाद सम्मान कार्यक्रम में समग्र शिक्षा के अंतर्गत सैनिटाइजेशन एवं हाइजीन योजना में 19 लाख छात्राओं के खाते में 57 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि भी यहाँ पर उन्होंने अंतरित की है। सैनिटेशन एवं हाइजीन योजना कक्षा 7 से 12 तक की छात्राओं को सैनिटरी और नैपकिन की राशि जो है अंतरित की गई है। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग का विलय करके लोक स्वास्थ्य एवं
चिकित्सा शिक्षा विभाग के रूप में पुनर्गठित भी अब मध्य प्रदेश ने कर दिया है। तो ये दोनों का क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है और अब इसका एक ही नाम हो गया है लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग। मध्य प्रदेश में कुपोषण की बात करेंगे तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 NFHS 3 2005-6 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 2019-20 की जारी आंकड़ों की तुलना अगर की जाए तो राज्य में बच्चों में कुपोषण के मामले में गिरावट देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में 2005-6 में जहां 60% बच्चे उम्र के अनुसार कम वजन वाले थे, वहीं 2020-21 में यह आंकड़ा घटकर केवल 33% बचा है। यह अवधि 45% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश में गिरावट के मामले में। 2005-6 में दुबलेपन की समस्या 35% थी, जबकि 2020-21 में घटकर केवल 18.9% हो गई है, यानी कि 45.9% की गिरावट दर्ज के साथ मध्य प्रदेश राज्य दूसरे स्थान पर देश में है। गंभीर दुबलेपन की समस्या 12.6 थी पहले और अब यह घटकर केवल 6.5 बची है, यानी कि 48.7% गिरावट के साथ मध्य प्रदेश इस श्रेणी में देश में दूसरे स्थान पर है। सीहोर में केंद्र सरकार की केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च का निर्माण करके ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए खेल परिसर का निर्मित भी यहाँ पर किया जा रहा है। प्रदेश के पहले बायोटेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन जो है नीमच जिले में जावद में हो रहा है और मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में बनाया जाएगा। तो आपको ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवेश सर्वेक्षण जो 5 है, इसके बारे में हम मुख्य बातें करेंगे रिपोर्ट की, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो वैसे तो पूरी पढ़ना भी अपने आप में ठीक बात है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट क्या कहती है कि भारत में पहली बार 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं बताई गई हैं। मध्य प्रदेश में 1000 लड़कों पर 956 लड़कियां बताई गई हैं। मध्य प्रदेश के 30 स्थानों में से 17वां स्थान मिला हुआ है। मध्य प्रदेश में फर्टिलिटी रेट 2.0 है। मध्य प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 1000 लड़कों पर 959 लड़कियां हैं। मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 1000 लड़कों पर 948 लड़कियां हैं। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात खंडवा जिले में बताया जा रहा है 1272। दूसरे स्थान पर भोपाल और सबसे निचले स्थान पर दतिया एवं सतना का है। तो फैमिली हेल्थ रिपोर्ट ये इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी। बाकी अगर आपको ये भी पढ़ना है तो या तो आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लोग अपनी किताब से भी आप लोगों ने खरीदी होगी उससे पढ़ सकते हो, क्योंकि फिर वो वही चीजें हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे पर्यटन एवं कला संस्कृति। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं पर्यटन कला संस्कृति, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। सबसे पहले पर्यटन एवं कला संस्कृति में हम कॉरिडोर की बात करेंगे कि कौन सा कॉरिडोर कौन सा स्मारक कहाँ पर है, फिर उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए अभी आपको दिख पा रहा होगा प्रथम लोक कॉरिडोर की बात किया, जैसे संत रविदास लोक जो है सागर में है, देवी अहिल्या लोक खरगोन जिले में है, जागेश्वर धाम लोक बांदकपुर दमोह में है, माँ शारदा देवी मेहर में है, अटल स्मारक ग्वालियर में है, रानी अवंतीबाई स्मारक जबलपुर में है, नागलवाड़ी लोक बड़वानी जिले में है, पशुपतिनाथ लोक मंदसौर जिले में है, महाराणा प्रताप लोक भोपाल में है। बात की जाए भादबा माता लोक नीमच जिले में है, जागेश्वरी माता लोक चंदेरी जिले में है, नाग लोक बड़वानी जिले में है, शनि लोक मुरैना में है, वेंकटेश लोक सतना में है, गुफा मंदिर लोक भोपाल में है, खेड़ापति हनुमान लोक भोपाल में है, अद्वैत लोक ओमकारेश्वर में है, माई रतनगढ़ सेवड़ा दतिया जिले में है, नर्मदा मालोक अमरकंटक में है, बाबा बैजनाथ महालोक अगर मालवा जिले में है, परशुराम लोक जानापाव में है, पीताम्बरा माई लोक दतिया में है, जुगल किशोर सरकारी लोक पन्ना में है, महाकाल लोक उज्जैन में है, देवी महालोक सलकनपुर सीहोर में है, श्री राम राजा लोक ओरछा में है, जाम सांवली श्री हनुमान लोक पाडुरना में है, बनवासी श्री राम लोक चित्रकूट में है, नर्मदापुरम लोक नर्मदा कॉरिडोर नर्मदापुरम में है, वीर भारत स्मारक भोपाल में है, राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय भोपाल में है, सूरवीर संग्रहालय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की स्मृति में रामपायली बालाघाट में है, छत्रसाल लोक छतरपुर जिले में है, संत शिरोमणि श्री रविदास जी स्मारक सागर में है, रानी दुर्गावती स्मारक एवं संग्रहालय जबलपुर में है, श्री बादल भोई जनजाति स्वतंत्रता सेनानी छिंदवाड़ा में है, राजा शंकर साय रघुनाथ साय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय जबलपुर में है। तो भाई ये जितने प्रमुख लोक कॉरिडोर स्मारक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि सर इनको एग्जाम में आएंगे, भाई आएंगे। कैसे आएंगे? मिलाने के लिए आएंगे, मिलाने के लिए आएंगे जब फंस जाओगे। इसलिए 2-3 बार देख लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके भाई पढ़ लेना। अब हम मध्य प्रदेश कला संस्कृति के बारे में कुछ बात करेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में ट्रैवल मार्ट 2025 में शुभारंभ किया गया। इसका आयोजन 11 से 13 अक्टूबर 2025 को भोपाल में किया गया है। यह योजना मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा आयोजित की गई है और एक B2B
परियोजना है जिसको ट्रेवल ट्रेड शो कहा जाता है, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर आधारित है। इसका आयोजन उद्देश्य क्या है, तो पर्यटन, फिल्म और अन्य क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना है, जिसमें 27 देशों के 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय टूर ऑपरेटर, घरेलू प्रतिनिधि, निवेशक शामिल हुए थे। ट्रेवल मार्ट का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाएगा। यह हर वर्ष 11 से 13 अक्टूबर के बीच में होगा और यह ट्रेवल मार्ट भोपाल में आयोजित किया जाएगा। एमपी टूरिज्म के नए टीबीसी द स्टार लिस्ट को भी लॉन्च किया गया है। भगोरिया जनजाति, गौड़ जनजाति चित्रकला, मां नर्मदा जी की परिक्रमा को भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भी रखा गया है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। भगोरिया जनजाति, गौड़ जनजाति चित्रकला, मां नर्मदा की जी की परिक्रमा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में डाला गया है। वर्ष 2024 में प्रदेश में पर्यटक की बात की जाए तो वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड 13 करोड़ 41 लाख पर्यटकों का आगमन हुआ था मध्य प्रदेश में। तो 2023 की अगर तुलना करें तो 19.6% और 2019 में 50.6% जो है वृद्धि है। तो 2019 से 2023 में अगर बात की जाए तो 2024 में यह पर्यटकों का आना मध्य प्रदेश में बढ़ा है, घटा नहीं है। और 2024 में सबसे ज्यादा जो पर्यटक आए हैं खजुराहो में, ग्वालियर में और ओरछा में सर्वाधिक पर्यटक पहुंचे थे। खजुराहो, ग्वालियर और ओरछा, ग्वालियर सबसे ज्यादा, ओरछा सबसे ज्यादा, खजुराहो फिर ओरछा में। धार्मिक स्थलों में अगर बात की जाए तो 10.7 करोड़ पर्यटक पहुंचे हैं। 2023 की तुलना में 21.9% की अधिक पहुंचे हैं। और सर्वाधिक धार्मिक पर्यटन उज्जैन में पहुंचे हैं, ये भी ध्यान रखना है। हालांकि पहुंचने को तो खजुराहो, ग्वालियर, ओरछा में गए, लेकिन धार्मिक पर्यटन उज्जैन में गए हैं। नई दिल्ली में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को हेरिटेज वीक अवार्ड 2025 के लिए हेरिटेज टूरिज्म बेस्ट स्टेट श्रेणी में गोल्डन बेनयन अवार्ड से सम्मानित मध्य प्रदेश को किया गया है। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत ने मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को वेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड अवार्ड से सम्मानित किया हुआ है। गोवा में आयोजित हुआ था प्रथम मैडेक्स समिट और अवार्ड 2025 की डिजाइनिया इंडिया के एमपी टूरिज्म एक्सपीरियंस सेंटर को 2 श्रेणियों में गोल्ड अवार्ड सम्मानित भी किया गया है। बात की जाए एमपी टूरिज्म बोर्ड को उनके सतत पर्यटन पहल के प्रोजेक्ट क्लीन डेस्टिनेशन के लिए स्कॉच अवार्ड भी दिया गया है। तो बहुत सारे अवार्ड मध्य प्रदेश को मिले हैं। अब हो सकता है कि स्कॉच अवार्ड हुआ या आपका एमपी टूरिज्म एक्सपीरियंस सेंटर के लिए गोल्ड अवार्ड हुआ, कौन सा आ जाए क्या पता, तो आप थोड़ा याद सब रखो। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा स्वदेश दर्शन 2.0 उपयोजना के तहत चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट पहल के तहत ओरछा को आध्यात्मिक गंतव्य के रूप में चुना गया है और यह योजना 50 स्थलों को विकास के लिए इसमें चुना जाएगा। श्री राम वनगमन पथ, ये इंपोर्टेंट है। इसकी शुरुआत नवंबर 2007 से की गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के श्री राम वनवास के समय जिन मार्गों से गुजरे थे वहां पर विकास सरकार जो है कर रही है। चित्रकूट सतना से शुरू होकर यह अमरकंटक तक जाता है। जैसे बात की है सबसे पहले कामतनाथ मंदिर सतना में, स्फटिक शिला सतना में, गुप्त गोदावरी सतना में, सती अनुसुईया सतना में, सलेहा मंदिर पन्ना में, मेहर सतना में, बड़वास कटनी में, रामलला ताल सतना में, बड़वाना कटनी में, साहेबपुरा जबलपुर में, सीतामढ़ी शहडोल में और बात की जाए अनूपपुर से, मतलब ये आपके जो जिन मार्गों से श्री राम भगवान गुजरे थे उन सारे मार्गों का विकास जो है किया जा रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है आप देखोगे यहाँ से और यहाँ तक वाला जो पार्ट है पूरा आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। श्री रामचंद्र पथगमन न्यास ट्रस्ट की स्थापना 2007 में की गई थी। पहली बैठक 16 जनवरी 2024 को चित्रकूट में की गई है। न्यास का नाम केंद्र सरकार की तरफ से श्री राम वनगमन पथ रखा गया है, जो कि 9 जिलों के 23 धार्मिक स्थलों का इसमें विकास किया जाएगा। प्रदेश में श्री राम गमन पथ मार्ग 1450 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें सतना, पन्ना, कटनी, अमरकंटक, शहडोल, उमरिया आदि स्थलों को जो है चुना जा रहा है। रामचंद्र पथगमन न्यास की बात किया तो इसमें 33 सदस्य हो गए, 28 पदेन न्यासी, 5 अशासकीय न्यासी सदस्य हो गए। इन सभी का जो कार्यकाल है वो अशासकीय न्यासी ट्रस्टों का वो 3 साल का होगा और अशासकीय सदस्य श्री राम के जीवन काल से शोध से जुड़े संबंधित सदस्य यहाँ पर रहने वाले हैं। अब जिस तरह से श्री राम पथगमन मार्ग है उसी तरह से एक श्री कृष्ण पथ मार्ग भी बन रहा है, जो मध्य प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण से संबंधित तीर्थ स्थलों को चुना जाएगा। संदीपनी गुरुकुल की पुनर्स्थापना उज्जैन में की जाएगी। 64 कलाओं और 14 विद्याओं की यहाँ पर शिक्षा जो है दी जाएगी। अगर बात करें इसमें कौन कौन सी तीर्थ स्थलों को जोड़ा जा रहा है, संदीपनी आश्रम, नारायणा गांव उज्जैन, जाना पाव इंदौर, अमझेरा धार को श्री कृष्ण पथ मार्ग का निर्माण जो है किया जा रहा है। श्री कृष्ण पथ मार्ग के लिए पर्यटन संस्कृति विभाग काम कर रहा है और इसमें जो है फेलोशिप भी शोध में लिए दी जा रही है। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ इसकी नोडल संस्था के रूप में कार्य कर रही है और श्री कृष्ण पथ केंद्र उज्जैन में बनाया जा रहा है। श्री कृष्ण पथ न्यास की बात की जाए तो गठन का निर्माण 21 जून 2024 को मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 के अंतर्गत जो है किया गया है। न्यास का गठन 20 नवंबर 2024 को भोपाल मुख्यालय है इसका,
इसमें 28 सदस्य होंगे, 23 शासकीय सदस्य होंगे और 5 अशासकीय सदस्य होंगे। इनका कार्यकाल भी 3 वर्ष का अशासकीय सदस्यों का रहने वाला है। 14 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री 30,000 सन योजना में डॉक्टर अंबेडकर की स्मृति के लिए 5 स्थलों को चुना गया है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर के लिए जन्म स्थली महू से शुरुआत होगी, दीक्षापुर भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण स्थली दिल्ली, चैत्य भूमि मुंबई और लंदन स्थित शिक्षा स्थल के रूप में इन 5 स्थलों को जो है चुना गया है। नर्मदापुर जिले के मड़ई में सिल्क शोरूम प्राकृत का भी शुभारंभ किया जा रहा है। वस्त्र मंत्रालय पलटन विभाग दोनों के संयुक्त प्रयास से अशोकनगर जिले का जो ग्राम पाणपुर है वह देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज जो है बनने जा रहा है। तो यहाँ पर हमने बहुत इंपोर्टेंट पलटन के संबंध में बात की। मध्य प्रदेश के कुछ शहीद मेलों की बात करते हैं। कौन से शहीद मेले? अब शहीद मेलों की केवल बात करेंगे। पहला आता है वीरांगना रानी अवंतीबाई शहीद मेला, 20 मार्च को लगता है हर साल बालपुर डिंडोरी में। शहीद टंटैया भील मेला प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को लगता है बड़ोरा अहिरवार खंडवा में और पाताल पानी इंदौर में। बिरसा मुंडा शहीद मेला हर साल 15 नवंबर को लगता है डगडोआ उमरिया में। रानी दुर्गावती शहीद मेला 24 जून को हर साल लगता है मंडला जिले में। राजा शंकर साय रघुनाथ साय शहीद मेला 18 सितंबर को हर साल लगता है जबलपुर जिले में। कुछ नवीन पार्कों के निर्माण हुआ है, जैसे बात की जाए पीएम टेक्सटाइल पार्क धार में बन रहा है, ग्लोबल स्किल पार्क संत शिरोमणि स्किल पार्क भोपाल में बन रहा है, सिंघासा आईटी पार्क इंदौर में बन रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में बन रहा है, जियो पार्क चित्रकूट में बन रहा है, जैव विविधता आनुवंशिक शिल्क पार्क देश का पहला है पचमढ़ी में बन रहा है, स्टार्टअप पार्क इंदौर में बन रहा है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क नीमच में बन रहा है, जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर में बन रहा है, इंडस्ट्रियल तथा लॉजिस्टिक पार्क पीथमपुर धार एवं देवास में बनेगा, कालीन पार्क ग्वालियर में, आपका मशाला पार्क छिंदवाड़ा में और जैव प्रौद्योगिकी पार्क देपालपुर इंदौर में। पहला डेटा सेंटर प्रस्तावित है इंदौर में और निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क आपकी देवास में बन रहा है।